महल की भव्य उपस्थिति ने हर किसी की कल्पना को प्रभावित किया जिसने इसे देखा। हमारी नायिका राज्य की पहली राजकुमारी के रूप में जन्मी थी और हमेशा अपने भाई के लिए जीती जो राजा बनेगा, अपनी बहन और माता पिता के लिए और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए। उसके माता पिता ने उसे उच्च समाज में जाने से मना किया। उससे कहा कि वह इसे अपने भाई और बहन पर छोड़ दे। उन्होंने कहा कि वे इस तरह से लड़की की रक्षा करना चाहते थे। उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसका परिवार उसे इतना प्यार करता है। हालांकि फिर भी वह राजनीतिक मामलों में संलग्न थी और अपने खाली समय को जादू के अध्ययन में समर्पित करती थी। इसलिए उसने अपने जीवन को पूर्ण और खुशहाल महसूस किया। हालांकि खुशी का यह क्षण हमेशा के लिए नहीं था और सामान्य जीवन चूर चूर हो गया। उस दिन जब शारियट साम्राज्य ने युद्ध की घोषणा की, लोग पीड़ित हुए। दूसरी राजकुमारी निकोल को बंधक बना लिया गया और शाही परिवार के पास लार्स, हमारी नायिका, से अपनी विशाल जादुई शक्ति उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने प्रियजनों और राज्य के लिए सब कुछ देने के लिए राजकुमारी ने युद्ध के मैदान में जाने के लिए सहमति देने में संकोच नहीं किया। भड़कती आग उसके आदेश पर बहने लगी। जो भी उसके रास्ते में आया उसे निगलने लगा, यहाँ तक कि जो लोग अब लड़ने में असमर्थ थे उन्हें भी जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। निर्दय तत्वों के गर्जने के बीच दया की भीख मांगते हुए चीखें सुनी गईं। राजकुमारी ने संकोच किया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। युद्ध को किसी भी कीमत पर समाप्त करना था, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए और उनके लिए जो इस युद्ध के मैदान में उसके साथ खड़े थे। उसे अपने ऊपर कदम रखना था और अंततः आग ने सब कुछ निगल लिया, केवल अंगारे और चीखों की गूंज छोड़ते हुए जो यादों में गूंजती रही। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। शायरोल्ड साम्राज्य की सैन्य शक्ति के मुकाबले और सभी बचे हुए लोग इस तथ्य से अचंभित थे कि बेरी राज्य ने हार मान ली थी। लार्स को बंदी बना लिया गया और उसके लिए आने वाले दिन एक जीवित नरक साबित हुए। एक बार जेल में वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी, क्योंकि उसे बताया गया कि उसकी कैद निकोल की अपने देश में वापसी की शर्त थी। हमारी नायिका ने अंतिम क्षण तक इनकार किया कि यह संभव था। उसके अपने माता पिता उसे नहीं बेच सकते थे और यहाँ तक कि वे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहते थे। दूसरी राजकुमारी के बचाव के लिए दुःस्वप्न जारी रहा, क्योंकि उसने सम्राट को स्वयं देखा, एक सुंदर दिखने वाला आदमी, चांदी के बालों के साथ, और उसकी आंखों में ठंडक थी। वह राजकुमारी को अपनी खिलौना बनाने का इरादा रखता था, जिस पर उसने बिना छिपी चिढ़ के साथ प्रतिक्रिया दी। एक मजबूत दिल वाली लड़की, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी अपने देश को धोखा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सब कुछ के बावजूद वह अभी भी बेरी राज्य की गर्वित राजकुमारी थी और उसे अपने गर्व के लिए कीमत चुकानी थी। दिन जो अंतहीन खींचते गए, एक के बाद एक दर्द और निराशा की निरंतर धारा में मिल गए। सम्राट कभी कभी लार्स का दौरा करता था, उसे अपनी प्रेमिका बनाने की कोशिश में हार नहीं मानते, लेकिन लड़की अडिग थी, चाहे उसे कितना भी यातना दी जाए। उसने अपनी शाही गर्व नहीं खोई। सम्राट उसे किसी भी तरह प्रभावित करने में असमर्थ था। अंतहीन प्रयासों से थककर उसने वह किया जो उससे कम अपेक्षित था। उसने अपनी जादू से घायल लड़की को ठीक किया। आदमी ने अचानक कहा कि उसका प्रस्ताव ईमानदार था, लेकिन इस सभी यातनाओं के बाद शायद ही कोई उस पर विश्वास करेगा। अंत में उसने राजकुमारी को अपने समान कहा, इसलिए उसने आशा की कि वह उसे समझेगी और उसे घर भेज दिया। और अब 10 साल बाद लार्स अपने देश वापस लौटी, जहां एक नया नरक उसका इंतजार कर रहा था। यह पता चला कि उसे अकेले ही इस युद्ध को भड़काने और आगे की हार का दोषी ठहराया गया। उसके परिवार के लिए, जिसके लिए उसने 10 वर्षों की पीड़ा का सामना किया।
उसे एक बकरा बना दिया गया उनके मजाकिया मुस्कान, शब्द और उनकी बहन के प्रति सभी नफरत के लिए। जिसने उनके लिए अपने आप को बलिदान किया एक नया दुःस्वप्न बन गया जो सभी यातनाओं पर छा गया। जिनका सामना हमारी नायिका को करना पड़ा, उन्होंने कभी लार्स को परिवार नहीं माना, केवल जब और जैसे चाहा उसका उपयोग किया। अंत में उन्होंने दावा किया कि वह उनके पिता की बेटी नहीं थी बल्कि उसके भाई की, जिसे शाही परिवार ने दिल से नफरत की। परिणामस्वरूप सब कुछ ऐसा बना दिया गया जैसे राजकुमारी ने केवल अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध छेड़ा। उसे धोखा दिया गया, जिस चीज को उसने चेरिश्ड किया उस पर पैर रखा गया, जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और केवल उसका सेवक, जो अंत तक वफादार था, उसके पास आया ताकि उसे कम से कम थोड़ा खाना दे सके। उस निराश लड़की ने जानना चाहा कि वर्षों में महल में क्या हुआ, क्योंकि वह कुछ भी जाने बिना मरना नहीं चाहती थी। वह आदमी जो अभी तक उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सका, अपनी स्थिति के कारण राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। जल्द ही लार्स को उन अपराधों के लिए फांसी देने का निर्णय लिया गया जो उसने कभी किए ही नहीं। एक लड़की जिसने केवल परिवार के लिए प्रयास किया, इतनी खुश थी क्योंकि उसे सराहा गया। उसके साथ क्या हुआ, अतीत की छवियां मेरी आंखों के सामने चमक उठीं। उसने अपने आप को टैंटास बार पार किया, और यह सब उन लोगों के लिए किया जिन्होंने उसकी पीठ में छुरा घोंपा, झूठे आरोपों से अंधी हुई गुस्साई भीड़ केवल एक चीज की मांग कर रही थी, उस दुर्भाग्यशाली लड़की की मौत। इस सभी यातना के बाद राजकुमारी खुद को निराशा की गहरी खाई के सबसे नीचे पाई, जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। शाही परिवार की घमंडी नजरें लड़की में चाकू की तरह चुभ गईं। उसकी आंखों में केवल एक सवाल बचा था, क्यों उसे जो उनके लिए सब कुछ दिया, अब सबसे बड़े बुराई के साथ चिह्नित होकर मरना चाहिए। उसे उत्तर पाने का भाग्य नहीं था, क्योंकि समय आ गया था और सजा का कार्यान्वयन किया गया, या बल्कि ऐसा होना था। कुछ भी समझे बिना लार्स ने चारों ओर देखा, यह जानने की कोशिश की कि वह कहाँ थी और क्यों वह अभी भी जीवित थी। सेवक शांति से अपने काम में लगे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वह आदमी जिसे उसने कालकोठरी में देखा था, क्यों वह युवा दिखता है, और केवल वह नहीं, राजकुमारी खुद युद्ध के दौरान की तुलना में युवा दिख रही थी। एक नौकरानी ने निकोल के हालिया जन्मदिन का उल्लेख किया, जिसने हमारी नायिका को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। जब लार्स ने पूछा कि यह कौन सा वर्ष था, तो उसने खुद को 10 साल अतीत में पाया। जब वह सदमे में थी, नौकरानियां अपनी दैनिक बातचीत जारी रखती रहीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे राजकुमारी को सहन करनी पड़ी सभी भयावहता का कोई अस्तित्व नहीं था। अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हुए लड़की ने बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया। हालांकि उसके लिए यह कठिन था, और यह एक पत्र के बारे में था जिसमें कहा गया था कि राजकुमारी बैरी ने सम्राट शेरियोर्ट के रूप में स्वीकार किए जाने की इच्छा व्यक्त की। लार्स को यादों की बाढ़ ने घेर लिया कि निकोल की शादी सम्राट के साथ किस ओर ले गई। जो हो रहा था उस पर विश्वास करने में असमर्थ, उसने फिर से दर्पण में देखा, अपने युवा रूप को परावर्तित होते हुए देखा। अभी भी युद्ध और यातना के निशान के बिना क्या उसे फिर से एक अनचाही युद्ध, 10 साल की कैद और यातना सहनी पड़ेगी? उन लोगों के विश्वासघात जिनसे उसने सबसे करीबी माना, और अंत में इतनी अन्यायपूर्ण मौत। ये सभी यादें लड़की को अंदर से खा गईं। क्या वह वास्तव में ऐसे अंत की हकदार थी? विकृत आत्मा ने दर्पण में अपने पूर्व स्वरूप को देखा, घायल और बर्बाद। ऐसी बोझ को सहन न कर पाने के कारण लार्स हताशा में थी। राजकुमारी ने अपने हाथ में आई पहली चीज को तोड़ दिया, और केवल एक ही चीज का निर्णय लिया कि वह उन सभी को कभी माफ नहीं कर सकेगी जिन्होंने उसे इतना दर्द दिया, न ही साम्राज्य के लोगों को जिन्होंने उसे 10 लंबे वर्षों तक यातना दी।
न ही उसके एक समय के प्रिय परिवार को जिसने उससे मुंह मोड़ लिया। लड़की चुपचाप खड़ी रही, अपने विचारों को संकलित करने की कोशिश करती रही, जबकि सभी सेवक उसके अचानक व्यवहार से डर गए। चिंतित गार्ड कमरे में घुस आए, किसी भी क्षण मदद के लिए दौड़ने के लिए तैयार। लेकिन लार्स ने उन्हें नहीं देखा, दर्द और नफरत में डूबा हुआ, अंततः शांत होते हुए। नायिका ने केवल कहा कि उसे बस कठिनाई हो रही थी, उसे एक मौका मिला था, अपने व्यक्तिगत दुःस्वप्न को बदलने का एक मौका। वह अपने जीवन में फिर कभी खुद को उपयोग होने नहीं देगी। उसी क्षण एक अन्य नौकरानी महत्वपूर्ण संदेश के साथ कमरे में आई। राजा ने पूरे परिवार को बुलाया था, यह नहीं समझते हुए कि क्या हो रहा है, वह केवल कुछ अचानक वाक्य निकाल सकी। लेकिन ये लार्स के लिए स्थिति समझने के लिए पर्याप्त थे, बेशक, क्योंकि उसने पहले इस क्षण का अनुभव किया था और यह उसके जीवन में एक मोड़ बन गया था। नौकरानी ने थोड़ी शांति पाते हुए राजकुमारी को राजा के शब्द बताए, जो उसे पहले से पता थे कि बैठक शारियट साम्राज्य के एक पत्र के बारे में होगी। अपने भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ नायक ने आने के लिए सहमति दी, लेकिन इस बार वह अब एक मीठी और नाइव लड़की नहीं है, और वह अपने तथाकथित परिवार को अपनी जिंदगी पर चढ़ने की अनुमति नहीं देगी। पास में मौजूद सेवकों को ठीक से पता था कि क्या हो रहा है। लार्स की पीठ के पीछे, हालांकि सभी पत्ते खोलना अभी जल्दी है और फिलहाल वह सभी के साथ खेलती रहेगी। आखिरकार पत्र में यह नहीं कहा गया था कि निकोल को जाना चाहिए, तो क्यों न उसकी जगह ले ले। दूसरी राजकुमारी के विपरीत हमारी नायिका जानती थी कि यह शादी एक जाल थी जिससे बैरी को युद्ध में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वह जानती थी कि इस संघ के क्या परिणाम होंगे, जिसका अर्थ है कि वह आगे की घटनाओं को बेहतर के लिए प्रभावित कर सकती थी। कोई और एक लड़की को सभी परेशानियों के लिए झूठा नहीं ठहराएगा, अगर लोग उसे एक खलनायक के रूप में देखना चाहते हैं तो वह एक बन जाएगी। और इस प्रकार परिवार की बैठक शुरू हुई, और ठीक उसी तरह जैसे पिछले बार। चुनाव तुरंत निकोल पर गिरा। वह थी जिसे सभी सम्राज्ञी के रूप में देखना चाहते थे, सभी नियमों के अनुसार। पहले राजकुमारी का चयन होना चाहिए था, लेकिन पिछले लार्स ने बस अपनी बहन का समर्थन किया। उस समय उसने अभी भी सच्चे दिल से निकोल को अपनी प्यारी छोटी बहन माना, जो सभी अच्छे की हकदार थी। लेकिन अब उसने समझा कि दूसरी राजकुमारी के विपरीत जिसे सभी ने प्यार किया, लार्स बस सभी के लिए एक खाली स्थान थी। वह जो हमेशा किसी और से अधिक मेहनत करती थी, उसे बस युद्ध के मैदान में फेंक दिया गया। उन्हें सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। निकोल को बचाने के लिए, उसके परिवार के लिए राजकुमारी ने लोगों को मारने के लिए गई, खुद को खतरे में डाल दिया और किसी भी चीज के लिए तैयार थी। लेकिन अंत में इसे एक अनावश्यक चीज माना गया, केवल इसलिए रखा गया क्योंकि इसे लाभ पर बेचा जा सकता था। और जबकि सभी कह रहे थे कि निकोल सम्राज्ञी बननी चाहिए, लार्स ने अपने नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाया। इस पर आपत्ति करते हुए बेशक सभी चिंतित थे, क्या उसे अपनी छोटी बहन का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी नायिका ने पीछे हटने का एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा कि दूसरी राजकुमारी निश्चित रूप से एक योग्य सम्राज्ञी बनेगी, लेकिन उसका मंगेतर एक निर्दयी तानाशाह के रूप में जाना जाता था। उसके एक शब्द पर अनगिनत लोगों को फांसी दी गई थी। और निकोल जिसे प्यार में पाला गया था, निश्चित रूप से उससे डर जाएगी। यह आदमी अपने ही पिता को अपने हाथों से मार डाला था, वह उसे इतनी कोमल लड़की नहीं दे सकती। हमारी नायिका ने अपने अनुभव से जाना कि यह व्यक्ति कितना खतरनाक है, लेकिन उसके पास जाना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो पहले ही अवसर पर उसे धोखा देने के लिए तैयार हैं। हाँ,
उसने अपने अधीनस्थों के साथ भी इंसानियत से पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके पास रहने का मौका सब कुछ बदलने का बहुत अधिक है। लार्स ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि सम्राट के पास भी 6 रानियां थीं, जो उसकी कृपा के लिए एक दूसरे को मार डालेंगी। निकोल को अपने प्रति ऐसे व्यवहार को सहन करना होगा, एक विदेशी भूमि में, यहाँ तक कि अकेले। तुम उसे वहां कैसे भेज सकते हो? ये सभी तर्क राजसी परिवार को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और लार्स ने एक प्यार करने वाली बहन का अभिनय करना जारी रखा, जो अपनी प्यारी बहन को ऐसे दुखों में नहीं डाल सकती। निकोल 1 महीने में साम्राज्य से भागना चाहती थी। वहां की परिस्थितियां वास्तव में ऐसे छोटे बच्चे के लिए असहनीय थीं, इसलिए हमारी नायिका ने अपनी उम्मीदवारी पेश की और निकोल के विपरीत वह सुनिश्चित थी कि वह सब कुछ संभाल सकेगी। खुद को प्रदर्शन करते हुए राजकुमारी ने कहा कि अपनी बहन के लिए वह एक विकल्प बनने के लिए तैयार है। अतीत में हमारी नायिका वास्तव में निकोल के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, जब तक कि उसने उस मजाकिया मुस्कान को नहीं देखा। और जबकि सभी समर्थन के लिए दिखावे के शब्द कह रहे थे, लार्स केवल यही सोच रही थी कि इस बार उसे बाहर नहीं फेंका जाएगा। और फिर कुछ समय बाद शादी हो गई। इस विवाह में लार्स की अनदेखी, उदासीनता और अकेलापन उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, युद्ध की तुलना में, जहां उसे बार बार खुद को पार करना पड़ता था। अनगिनत लोगों को जला देना, यह कुछ भी नहीं है। उसे उन 10 वर्षों में बहुत कुछ सहना पड़ा, जिसमें उसकी अपनी मृत्यु भी शामिल थी, जो इतनी अन्यायपूर्ण और निर्दयी थी। और अब हमारी नायिका का एक नया लक्ष्य है। वह व्यक्तिगत रूप से बैरी को हराएगी। इस बीच समारोह समाप्त होने को था। 2 ठंडी नजरें इस संघ को समाप्त करने के लिए मिली। बिना किसी भावना के अस्त होते सूरज की किरणें उस चुंबन के दृश्य को रोशन कर रही थीं। उन लोगों का जो बाहरी रूप से उतने ही सुंदर थे जितने अंदर से ठंडे। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए भटकते हैं और जादू के बारे में बात करते हैं। बेरी साम्राज्य की ज्वाला, शारियोल्ट साम्राज्य की चिकित्सा शक्ति, वे इस बात से जुड़े थे कि शासक परिवारों के शुद्ध रक्त वाले सदस्य सबसे प्रतिभाशाली जादूगर थे और हमारी नायिका असाधारण थी। यहाँ तक कि अपने परिवार की पृष्ठभूमि में, जो उसके चाचा की उत्तराधिकारी मानी जाने का एक कारण था, और न कि राजा, जिसने साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जादू रखा था और रानी एक बार उसकी मंगेतर थी। लेकिन अंत में उसने पहले राजकुमार को चुना ताकि वह राजा बन सके। इसके बदले सम्राट शारियोल्ट ज़ेफॉन बार्ब वर्बेना पहले शासक की 10 रानियों में से एक का पुत्र था और अपने परिवार में सबसे शक्तिशाली जादू का धारक था। समारोह पर वापस लौटते हैं। यह ज़ेफॉन के कुछ व्यंग्यात्मक शब्द कहने और बस चलने के साथ समाप्त हुआ। लार्स को अकेला छोड़ दिया। एकमात्र व्यक्ति जिस पर पूर्व राजकुमारी और अब की सम्राट वास्तव में भरोसा कर सकती थी, वह उसकी सेविका शिन थी, वही आदमी जिसने उसे उसके कारावास के दौरान साम्राज्य में हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया। उसके साथ एक नौकरानी ले जाना अधिक समझदारी होती, लेकिन आभार के प्रतीक के रूप में चुनाव उस पर गिरा। ऐसा नहीं था कि लार्स ने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया, लेकिन वह हमेशा उसके पक्ष में था। जितना अधिक लड़की ने उसके साथ संवाद किया, उसे ऐसा लगने लगा कि वह वास्तव में कोई इंसान नहीं है। वह हमेशा बिना किसी सवाल के अपना काम करता था, लेकिन कभी भी दूसरों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर सका। जब सभी लोग राजकुमारी से नफरत करने लगे, तो शिन उसका सेवक बन गया और जितना हो सके मदद की। उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के ट्रीट करते हुए, और इसके लिए लार्स वास्तव में उसका आभारी था, स्थानीय नौकरानियों के विपरीत, जो ध्यान नहीं देती थीं, भले ही उन्हें बुलाया जाए।
जिससे सारा काम शिन के कंधों पर आ गया। बेशक यह उसके जेल में जीवन से कहीं बेहतर है, लेकिन हमारी नायिका अब एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं है जिसमें उसे सहन करना पड़े। यह इस तिरस्कारपूर्ण रवैये को बदलने का समय है। पानी मांगने के बाद उसने शिन को फिर से सारा काम करने नहीं दिया, बल्कि उसने एक नौकरानी को पकड़ लिया जो अब तक उसे नजरअंदाज कर रही थी, जिसे उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी। लार्स ने उसके हाथ में आग लगाते हुए पूछा कि उसे नजरअंदाज करने का आदेश किसने दिया। अपनी जान के डर से नौकरानी ने तुरंत बता दिया कि यह सब मुख्य नौकरानी का काम था, जिसके बाद वह हमारी नायिका के लिए पानी का एक गिलास लाने के लिए दौड़ गई। सम्राज्ञी ने गिलास प्राप्त करने के बाद तुरंत उसे लड़की पर डाल दिया, लेकिन केवल इस तरह से कि वह लेट सके, जैसे उसने कुछ नहीं कहा, जिसके लिए उसे सजा मिली। स्थिति को समझते हुए आभारी नौकरानी जल्दी से चली गई। इस बीच लार्स इस आदेश पर विचार कर रहा था। यदि वह अपनी पूर्व की खुद होती तो उसे इस तरह के व्यवहार से थोड़ी चोट लगती, लेकिन जो कुछ भी उसने अनुभव किया है यह एक तुच्छ बात थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। बाकी नौकरानियों से पूछताछ के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आदेश मुख्य नौकरानी ने दिया था, जिसका मतलब है कि उसे एक गर्म स्वागत देने का समय है। क्योंकि उनके पास स्पष्ट रूप से बात करने के लिए कुछ है, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए अतीत में लौटते हैं, अर्थात निकोल जो एक खिलौने को फाड़ देती है जिसे वह पसंद नहीं करती और एक नया मांगती है, उसका भाई जो पढ़ाई करने से मना करता है क्योंकि उसके लिए यह उबाऊ है, और हमारी नायिका जो कभी मेहनती और सभी के प्रति दयालु थी, कीवर्ड है कभी। आखिरकार जब वह कमरे को नष्ट कर रही थी उसके सिर में केवल एक ही विचार था, टूटना हमेशा इतना रोमांचक होता है। मुख्य नौकरानी उस दृश्य से चौंक गई, लेकिन लार्स ने केवल पूछा कि कोई सफाई करने क्यों नहीं आया। यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है, महिला बस चुपचाप अराजकता के बीच खड़ी रही और हमारी नायिका ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा, उन दुर्भाग्यपूर्ण प्यारी लड़की की भूमिका निभाते हुए जो इन सभी दिनों में बहुत अकेली थी। मुख्य नौकरानी ने जवाब दिया कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, और अगर यह उसका आदेश था तो क्या लार्स को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होना चाहिए था और चुपचाप बैठकर कुछ नहीं लेना चाहिए था। महिला पूरी तरह से बाहर निकल गई, सम्राज्ञी पर अपनी तिरस्कार की बारिश करते हुए, और किसी बिंदु पर उसने अंततः सीमा पार कर दी, जिससे लार्स का धैर्य टूट गया। इसका मतलब है कि अब हमारी नायिका का समय है यह दिखाने का कि यहाँ कौन शक्ति रखता है और कौन केवल एक सेवक है। इस महिला के सामने अपने इरादों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपनी स्थिति से अनजान है। प्रतिरोध की उम्मीद न करते हुए मुख्य नौकरानी गंभीर रूप से डर गई, लेकिन उसने फिर भी जान लिया कि उसके बाद क्या होने वाला है। आखिरकार लार्स ने उसे स्पष्ट रूप से समझाने का निर्णय लिया कि वह इस तरह के व्यवहार को सहन करने वाला नहीं है। एक एक करके शब्द उसकी जीभ से निकले, यह स्पष्ट करते हुए कि भले ही कुछ हुआ, सम्राट को किसी भी नौकरानी की परवाह नहीं थी। जिसके बाद उसने कैंची निकाली। बेशक इसे देखकर महिला भयभीत हो गई और लार्स ने केवल कहा कि चूंकि यह पहली बार है वह अपने बालों तक सीमित रहेगी, सभी प्रार्थनाओं के बावजूद कि वह रुक जाए। सम्राज्ञी ने निश्चित रूप से सजा देने की प्रक्रिया जारी रखी और निश्चित रूप से उसने रुकने का नाम नहीं लिया जब उसने नौकरानी के गाल को घायल किया जो भागने की कोशिश कर रही थी, और फिर से चिल्लाई। लेकिन यह युद्ध के मैदान पर नहीं
बल्कि एक महिला से था जिसने हमारी नायिका के खिलाफ इतनी चिल्लाहट की, इतनी छोटी सी बात पर। लार्स ने उन वर्षों की यातनाओं के बारे में सोचना शुरू किया जिसने उसे और भी अधिक गुस्सा दिलाया। नौकरानी आंसुओं में थी। उसने रुकने के लिए कहा कि वह कमरे की सफाई का आदेश देगी, कि उसने अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन यह महिला के लिए दुर्भाग्यवश कोई मायने नहीं रखता था। लार्स अब वह मीठी और दयालु लड़की नहीं थी जो वह अपने पिछले जीवन में थी। अगले सुबह पूरा कमरा रात भर केवल मुख्य नौकरानी द्वारा साफ किया गया था और हमारी नायिका एक सुगंधित चाय का आनंद ले रही थी। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसने अपनी पूरी उपस्थिति के साथ शांति व्यक्त की और महल में पहले से ही अफवाहें फैल रही थीं। उस राजकुमारी के बारे में जो अपने देश में एक दुष्ट के रूप में जानी जाती थी और जो अब नौकरानियों का मजाक उड़ा रही थी। इन अफवाहों के अनुसार लार्स ने अपने भाई एरिक को गद्दी से हटा दिया, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था। उसने लगातार कर बढ़ाए और पार्टियां आयोजित कीं। उसने राजा को धमकी दी और एक से अधिक बार पूरे कानून को फिर से लिखा। उसने अपने देश के व्यापार मार्गों की योजना बनाई ताकि सहयोगी जहाजों पर हमला कर सकें। लोगों की नजरों में हमारी नायिका बुराई का अवतार थी, एक उदास कठपुतली जो लोगों के साथ खेलती थी, मजे के लिए भाग्य नष्ट करती थी। इसके अलावा शाही परिवार के विपरीत उसके बाल सुनहरे नहीं बल्कि काले थे और परिणामस्वरूप उसे बैट प्रिंसेस का उपनाम मिला। इस बीच जेफान ने मुख्य नौकरानी के साथ हुई घटना की खबर सुनी, लेकिन वह उदासीन था। जैसा कि उम्मीद थी, लार्स भी अब उतनी ही उदासीन थी। उसे अफवाहों या नौकरानियों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे एक चाय पार्टी का निमंत्रण मिला था और वह सोच रही थी कि क्या जाना चाहिए। अचानक नायिका को गुस्सा आ गया जब उसे एहसास हुआ कि निमंत्रण किसने भेजा था। चौथी रानी एलिसा एन्नेट, जो पिछले जीवन में नियमित रूप से कालकोठरी में आती थी ताकि लार्स का मजाक उड़ा सके, उसने और उसकी टोली ने उस गरीब लड़की को बार बार यातना दी। उनके शब्दों की तुलना एक तलवार के घाव से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने उस राजकुमारी की गरिमा को चोट पहुंचाई जो उस समय अभी भी राज्य के प्रति वफादार थी। यहाँ तक कि जब लार्स को दृष्टिहीन किया गया था, उसने नायिका को पूरी भीड़ के साथ देखा जैसे वह एक जानवर हो जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। हालांकि गुस्सा जल्दी ही कम हो गया, एक साधारण इच्छा के लिए जगह छोड़ते हुए, यानी प्रतिशोध की इच्छा। यह चाय का समय था जहां सभी बातें लार्स की भयानकता और एलिजा की महानता के बारे में थीं। हालांकि इस चटरपटर को चूक गई और थोड़ी देर बाद आई। सभी उपस्थित लोगों के प्रति अपनी नापसंदगी को सावधानी से छिपाते हुए, चाहे एलिजा कितनी भी कोशिश करे गर्म स्वागत का दिखावा करने की। उसके शब्दों के द्वारा छोड़े गए घाव अभी भी उसकी यादों में ताजा थे। इन सभी लोगों में केवल एक लड़की थी जिसने अतीत में लार्स के प्रति दयालुता दिखाई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह चाय पार्टी में उपस्थित नहीं थी। लेकिन वहां सभी थे जो बैट प्रिंसेस का मजाक उड़ाने के लिए उत्सुक थे। बैरी एलिजा ने हमारी नायिका के बालों के बारे में बात करना शुरू किया, जो शाही परिवार की सुनहरी लहरों से भिन्न थे, न केवल इशारा करते हुए बल्कि उसे सीधे अवैध संतान कहकर। लेकिन लार्स को उनके शब्दों की परवाह नहीं थी। इसके विपरीत उसने उन्हें एक अफसर के रूप में देखा। आखिरकार वह सम्राट की कानूनी पत्नी थी, दूसरों के विपरीत, जिसका मतलब था कि अगर उनके बच्चे होते तो वे निश्चित रूप से अवैध संतान होते जो परिवार के लिए कलंक बनेंगे। उनके चारों ओर बहुत सारी अफवाहें होंगी और उनकी नसों में केवल आधा शाही रक्त होगा जो शायद उन्हें प्रिय नहीं बनाएगा। अपने ही पिता द्वारा यह सुनने की उम्मीद न करते हुए एलिजा ने झट से जवाब दिया, जबकि हमारी नायिका केवल मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और स्पष्ट रूप से जो हो रहा था उसका आनंद लिया।
लेकिन सम्राट के साथ भोजन का समय आ गया था, जिसे लार्स ने उनकी निकटता को रेखांकित करने के लिए उल्लेख करना नहीं भूला। इस सांपों के बिल को छोड़ने से पहले कुछ व्यंग्यात्मक वाक्यों के बाद वह इस चाय की पार्टी के बाद उच्च मनोबल में चली गई। चौथी रानी के विपरीत, जो ऐसे शब्दों और व्यवहार से गंभीर रूप से आहत हुई, अब उसने सम्राज्ञी को केवल अपनी प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक शपथ ली हुई दुश्मन के रूप में। लार्स ने उसके दिमाग में मजबूती से बैठ गई, जिससे वह और अधिक उत्तेजित हो गई। एलिजा को याद आया वह कितनी करीब थी सम्राट के, हालांकि हाल ही में वह ठंडा हो गया था, ठीक उसी समय जब लार्स आई थी। परिणामस्वरूप लड़की ने दृढ़ता से सम्राज्ञी को महल से बाहर निकालने का निर्णय लिया, चाहे जो भी हो। क्या यह संभव नहीं था कि उनकी महामहिम वास्तव में उसके प्रति भावनाएं रखती थीं, पास में काम करने वालों को देखते हुए जो दीवारों को फिर से रंग रहे थे? एलिजा ने तुरंत समझ लिया कि हमारी नायिका को कैसे परेशान किया जाए। इस बीच लार्स एक संयुक्त भोजन के लिए खुद को संवार रही थी। सम्राट को इस विवाह की आवश्यकता है, बैरी से एक बंधक प्राप्त करने के लिए, जिसका मतलब है कि एक और कैद से बचने के लिए उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सौभाग्य से लार्स के पास इसका लाभ उठाने और प्रस्ताव देने के लिए पर्याप्त जानकारी थी, जबकि वह बैठक की तैयारी कर रही थी। सम्राज्ञी को एक संदेश मिला, जो कथित तौर पर सम्राट से था, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि यह एक चाल थी, क्योंकि उसके पास उसे लिखने का कोई कारण नहीं था। हालांकि कोई भी चाल आपके लाभ में बदल सकती है, जिसका लाभ उठाने का निर्णय लार्स ने लिया। संदेश में बताए गए स्थान पर कोई नहीं था, और जबकि नायिका यह समझने की कोशिश कर रही थी कि बुरे इरादे वाले क्या कर रहे हैं, उसे रंग से भिगो दिया गया। और फिर से एलिजा, और यह और कौन हो सकता था? लार्स बस चुपचाप अपराधियों को देख रही थी, लेकिन बिल्कुल भी सदमे में नहीं। उसे ऐसी तुच्छ बातों पर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। सम्राट ने जो कुछ हुआ उसे सब देखा, लेकिन निश्चित रूप से उसने हस्तक्षेप नहीं किया, और वह नायिका को खोजने से पहले ही चला गया। न केवल जो हुआ उससे दुखी नहीं, बल्कि यहाँ तक कि खुश भी। ज़ेफान ने अपनी पत्नी का लंबे समय तक इंतजार किया, और अपनी सभी संवेदनहीनता के बावजूद उसने भोजन को नहीं छुआ। लेकिन उसकी धैर्य की कोई सीमा नहीं है, और इसके अलावा वह स्थिति को बिल्कुल नहीं समझता था। और उसने निर्णय लिया कि लार्स बस एक कमजोर लड़की है, जो शायद अब कमरे में बंद है और रो रही है। हालांकि ठीक कमरे से निकलने से पहले उसकी पत्नी उसके सामने प्रकट हुई, उसे अपने नए रूप से चौंका दिया। एक पिछले जीवन में उसी चीज से गुजरने के बाद निकोल ने एक तानाशाही शुरू की। देखभाल न मिलने से थक गई, वह इसे और सहन नहीं कर सकी। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही युवा लड़की उसके चारों ओर सभी द्वारा तंग की गई। परिणामस्वरूप वह इसे और सहन नहीं कर सकी और एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने साथ हो रही अन्याय के बारे में शिकायत की, यह आशा करते हुए कि उसकी बहन आएगी और उसकी सभी समस्याओं को हल करेगी। लेकिन चलिए वर्तमान में लौटते हैं, जहां भोजन पहले ही शुरू हो चुका है। नायिका बस चुपचाप अपने पति को देख रही थी, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। उसके बाल, जो कभी रात के आसमान के रंग के थे, अब सोने की तरह चमक रहे थे। यहाँ तक कि ज़ेफान जैसे आदमी को भी जो उसने देखा उससे आश्चर्य हुआ। वास्तव में काला कभी उसका प्राकृतिक रंग नहीं था। उसके माता पिता ने उसे मेकअप पहनने के लिए मजबूर किया, यह दिखावा करते हुए कि यह उसे उन लोगों से बचाने के लिए था जो उसकी जादुई शक्तियों की लालसा कर सकते थे। लार्स ने अपने बालों को रंगना जारी रखा, बस अनावश्यक हाइप से बचने के लिए, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।
सोने या चांदी के बाल शाही रक्त का प्रतीक और जादू के लिए उत्कृष्ट क्षमताओं का संकेत थे, और नायिका का परिवार देखभाल के पीछे छिपा हुआ था। लार्स को इस रंग को छिपाने के लिए मजबूर किया गया ताकि उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट किया जा सके। बस उसके बालों में सोने की एक झलक थी। उसने पहले ही दिखा दिया था कि वह कितनी मूल्यवान है। इस बीच सम्राट अभी भी अपनी आश्चर्य को छिपा नहीं सका। शांत होने की कोशिश में उसने बिना भोजन को छुए अपना गिलास खाली कर दिया। यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है जो उसकी नसों पर चढ़ रहा था। स्थिति के लिए एक तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करते हुए उसने मान लिया कि लार्स ने अपने बालों को सोने का रंग दिया है, हालांकि उसने इन शब्दों का खंडन किया। उसने कहा कि यह उसका प्राकृतिक रंग है और उसे इसे छिपाना पड़ा क्योंकि परिवार के नियम थे। सम्राट ने ऐसे नियमों के कारणों के बारे में पूछना शुरू किया, जिस पर लार्स ने जवाब दिया कि अपने भाई और बहन के लिए जो जादू में कम प्रतिभाशाली थे। आखिरकार अगर लोगों को पता चला कि राजसी परिवार में सिंहासन के उत्तराधिकारी से अधिक शक्तिशाली कोई है तो वे उसकी नजरों में कमजोर हो जाएगा। और निकोल की बारी में एक कम शुद्ध छाया थी जो उच्च समाज में उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती थी। और सम्राट ने अपनी पूछताछ जारी रखी। वह नहीं समझा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अधिक शक्तिशाली को उत्तराधिकारी बनाया जाए ताकि यह तथ्य प्रकट न हो कि उसे बस इस्तेमाल किया गया था। हमारी नायिका ने इन सवालों का जवाब टालते हुए दिया, यह दिखाते हुए कि सब कुछ वास्तव में तार्किक है। अंत में उसने विषय बदल दिया, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि वह और ज़ेफ एक साथ कैसे फिट होते हैं। हालांकि सम्राट हमेशा की तरह ठंडा था और उसने कहा कि महल में बहुत सारी महिलाएं थीं जो कहीं अधिक मूल्यवान थीं और हमारी नायिका बस एक राजनीतिक उपकरण थी। लेकिन लार्स इस पर आसानी से सहमत नहीं होने वाली थी क्योंकि वह ज़ेफान की किसी भी उपगामियों से कहीं अधिक मूल्यवान थी। ऐसा बयान उसकी महिमा को गंभीर रूप से नाराज कर दिया, जो हमारी नायिका को पूर्ण साम्राज्ञी के रूप में मान्यता नहीं देना चाहता था। उसके सामने कई महिलाएं थीं जिन्होंने उसके करीब आने की कोशिश की और अंत में उनके साथ क्या हुआ। ज़ेफोन ने सीधे नायिका से कहा कि अगर उसने इसी तरह जारी रखा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लार्स को उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास ऐसी जानकारी थी जो निश्चित रूप से सम्राट की रुचि को आकर्षित करेगी और उसकी नज़रों में इसे वास्तव में मूल्यवान बना देगी। उसने केवल एक वाक्य कहा, व्हाइट मेरिडियन, और यह ज़ेफोन को रुचि देने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार यह एक व्यापारी जहाज का नाम है जिस पर शिरियोट साम्राज्य की पूरी किस्मत निर्भर करती है। इसका मार्ग महाद्वीप के अधिकांश हिस्से को घेरता है और एक ठंडे क्षेत्र में स्थित साम्राज्य के लिए यह जहाज संसाधनों को निकालने का एक अनिवार्य तरीका था और लार्स को पता था कि 1 महीने में इस जहाज पर हमला किया जाएगा। बेरी के साम्राज्य के सहयोगियों द्वारा पूरी क्रू को मार दिया जाएगा और सामान चुरा लिया जाएगा, जिससे शिरियोट साम्राज्य को गंभीर नुकसान होगा जबकि बेरी और कैप्रिकोल को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। लार्स ने अपने पिछले जीवन में अपने पिता को रोकने की कोशिश की क्योंकि उस समय निकोल शिरियोट की साम्राज्ञी थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि साम्राज्य के साथ मित्रता केवल एक दिखावा थी। राजकुमारी को मनाया गया कि यह बेरी और कैप्रिकोल दोनों के लिए आवश्यक था। इसके अलावा अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, साम्राज्य को यह भी नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था। राजा के शब्दों ने लार्स को विश्वास दिलाया कि बेरी सही काम कर रहा था और यह मुख्य रूप से निकोल के लिए था। अंत में सभी दोष कासल साम्राज्य पर डाल दिए गए। जहां व्हाइट मेरिडियन ने आखिरी बार ठहराव किया था, साम्राज्य ने सभी नुकसान की भरपाई करने में सफल रहा, लेकिन इसमें बहुत समय और प्रयास लगा।
और असली अपराधी जिन्होंने भारी मुनाफा कमाया कभी नहीं मिले। इसलिए हमारी नायिका ने इस घटना को रोकने का निर्णय लिया। उसने कहा कि उसे हमले का सही समय और स्थान पता था और सम्राट, हालांकि उसने उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया, फिर भी वह इस जानकारी में रुचि रखता था। लार्स ने यह जांचने की पेशकश की कि क्या वह सही थी, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सारी उपयोगी जानकारी थी जो उसकी कीमत साबित कर सकती थी। हालांकि उसने एक बार में सभी पत्ते नहीं खोले, क्योंकि उसका लक्ष्य अब ज़ेवोन को आकर्षित करना था और उसने अपनी बात मनवाने में सफलता पाई। सम्राट हमारी नायिका में रुचि रखने लगे और अब वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसने जो कुछ भी जानती थी उसे बताने से पहले उसने जहाज पर हमले की जानकारी की पुष्टि करने के लिए सहमति दी और कहा कि अगर लार्स सही था तो वह इसकी कीमत को पहचान लेगा। नायिका बस मुस्कुराई। अपने सही होने में आत्मविश्वास रखते हुए उसे ज़ेवोन के शब्दों की परवाह नहीं थी कि यदि वह झूठ बोलती है तो इसके परिणाम होंगे। हालांकि सम्राट ने उस पर विश्वास नहीं किया, यह केवल अभी के लिए था और कुछ समय बाद जो हुआ उसकी अफवाहें एलिजा तक पहुंच गईं। वह सम्राट के सामने सुनहरे बालों के साथ प्रकट हुई और उसने चौथी रानी के रूप में भी उसके साथ सौदा किया, जिसने पहले से ही सम्राट की रानी से नफरत की थी। उसने हर कीमत पर उसे दया महसूस कराने का निर्णय लिया और हमारी नायिका ने इस बीच शांतिपूर्वक पढ़ने का आनंद लिया, धीरे धीरे अपनी आगे की योजनाएं बनाते हुए। एक नौकरानी कमरे में एक तत्काल संदेश देने आई। लार्स ने अनिच्छा से अपने विचारों से ध्यान हटाया। पत्र टुकड़ों में फटा हुआ था और नौकरानी ने कहा कि यह पहले से ही ऐसा था, टुकड़ों को एक साथ रखते हुए। सम्राट की रानी ने महसूस किया कि संदेश उसके पिता से था, न चाहकर भी उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। उसने बस इस पत्र को नजरअंदाज कर दिया, कागज के टुकड़े जिन पर दिखावटी स्नेह और चिंता के शब्द लिखे थे कचरे में उड़ गए। हालांकि यह पत्र लार्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। वह इस तरह से व्यवहार करने की अनुमति नहीं देने वाली थी और उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसे किसने तोड़ा था, क्योंकि यही चीज निकोल के साथ भी हुई थी। हमारी नायिका ने अपराधी से मिलने का निर्णय लिया और निकट भविष्य में एक अवसर था, एक क्रिसमस पार्टी जिसमें सभी रानियां शामिल होंगी। लार्स ने पहले से ही अपनी प्रतिशोध की योजना बनाई। उसने शिन से कहा कि उसे भी आना चाहिए। वफादार सेवक ने निश्चित रूप से इस आदेश को पूरा करने के लिए चला गया और हमारी नायिका जो हो रहा था उसका आनंद लेते हुए टहलने जाने का निर्णय लिया। ग्रीनहाउस जो एक पूरे बाग की तरह था, अद्भुत था। एक विशाल कमरा जिसमें बाहर की ठंड के बावजूद एक अलग दुनिया थी, हरी घास और फूलों से भरी हुई। लार्स ने वहां एक युवा लड़की से अचानक मुलाकात की जो अकेले चाय पी रही थी। हमारी नायिका को देखकर वह डर के मारे अपनी सीट से कूद गई। उसने तुरंत लार्स को सम्राट की रानी के रूप में पहचाना, हालांकि वह उसके बालों के रंग से हैरान थी। नायिका ने शांति से पुष्टि की कि वह वास्तव में ज़ेवोन की पत्नी है। असहज लड़की ने तुरंत टहलने में बाधा डालने के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया। लार्स ने अंततः समझा कि उसके सामने कौन है, सम्राट की तीसरी रानी साशा लेबेदेवा। हमारी नायिका उस लड़की से सतर्क थी, क्योंकि वह सुनिश्चित नहीं थी कि उसके पिछले जीवन में उसे किसने परेशान किया था जब उसे दृष्टिहीन कर दिया गया था। जब पूछा गया कि वह इतनी नर्वस क्यों है, हालांकि वह सम्राट की चुनी हुई थी, साशा ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं था। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और वह केवल कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए एक रानी बनी थी, सोचते हुए कि वह इस लड़की से बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकती है।
लार्स ने उसे एक कप चाय साथ में पेश किया और इस प्रकार पेय और स्वादिष्ट मिठाइयाँ परोसी गईं। साशा ने ईमानदारी से स्वाद की प्रशंसा की, या शायद उसने बस अच्छा खेला, हमारी नायिका को अभी तक इसका पता नहीं था। बातचीत मिठाइयों की ओर मुड़ गई जो चाय के साथ अच्छी लगेंगी, और फिर नायिका को एहसास हुआ कि वह न तो लोकप्रिय नाश्तों को समझती है और न ही नवीनतम फैशन प्रवृत्तियों को। सामान्यतः उसके परिवार ने उसे समाज से दूर रखा और लार्स ऐसे मामलों के बारे में नहीं जान सकता था। इसके बावजूद कि उसके दिल पर सभी घटनाओं के बाद बर्फ की एक परत चढ़ी हुई थी, हमारी नायिका अभी भी ऐसी स्थिति से शर्मिंदा थी। यह देखते हुए साशा ने उसे शांत करने के लिए जल्दी की और लार्स ने विषय बदल दिया। उसने पूछना शुरू किया सम्राट की अन्य रानियों के बारे में, और उसकी बातचीत करने वाली ने अपनी जानकारी साझा करने में कोई आपत्ति नहीं की। इनमें से अधिकांश लड़कियां सम्राज्ञी का खिताब पाने के लिए दौड़ रही थीं, लेकिन ज़ेफ़ॉन ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसे मामले हुए हैं जहां महिलाओं ने अपनी सुंदरता से उसे लुभाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई, क्योंकि उसे केवल वही लड़की रुचिकर लगती है जो मूल्यवान हो, और इसके सबसे करीब वह लड़की थी जिसकी उपस्थिति के बाद कोई सम्राज्ञी के खिताब की आकांक्षा नहीं करता था। छठी रानी, जिसने ज़ेफ़ान के पास आने वाली सभी को हटा दिया, और लार्स चिंतित था कि ऐसी एक महिला अभी भी चुपचाप बैठी है। एलिजा के विपरीत चौथी रानी अपने आसपास की सभी लड़कियों के प्रति बहुत जलन और शत्रुतापूर्ण है। उसने ज़ेवन की पत्नी बनने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई, और उसकी तुलना में उसका समूह छठी रानी से एक कदम आगे था। हालांकि साशा इन सभी साजिशों से बच गई, इसलिए उसे बस ध्यान में नहीं लिया गया। अपनी उपस्थिति के कारण उसने लार्स से विशेष रूप से एलिजा सम्राज्ञी के साथ अधिक सावधान रहने के लिए कहा। इसके जवाब में सीधे पूछा कि लड़की उसकी मदद क्यों कर रही थी। साशा ने उत्तर दिया कि वह महल में रहने की अनुमति पाकर खुश थी, और वह सम्राट की वैध पत्नी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार उसे इस महल में नहीं होना चाहिए था। आत्मनिंदा करने वाले बयानों की एक धारा के बाद नायिका ने इस लड़की की मदद करने का निर्णय लिया, कम से कम थोड़ी सी, भले ही ये सिर्फ शब्द हों। सम्राज्ञी ने साशा का समर्थन किया, उसे यह बताकर कि वह उससे बेहतर है जितना वह अपने बारे में कहती है। इसके अलावा नायिका ने अंततः अपनी आवाज याद की, माफी मांगते हुए। तीसरी रानी वही व्यक्ति थी जिसने दिल से सब कुछ होने के लिए माफी मांगी और दर्द निवारक शराब की पेशकश की। केवल वही लड़की जिसने किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की। फिर लार्स एक बार में उस पर विश्वास नहीं कर सकी। उसने तय किया कि यह शराब जहर दी गई थी, क्योंकि ऐसे स्थान पर इतनी दयालु व्यक्ति नहीं हो सकती। अशिष्टता के जवाब में साशा ने केवल एक चीज मांगी कि उसे हमारी नायिका के लिए प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए। जैसा कि हमेशा अन्यायपूर्ण लड़की ने दिल से कम कुछ करने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने लार्स के लिए प्रार्थना की। अपनी किस्मत को बदलने में असमर्थ साशा के जाने के बाद राजकुमारी ने फिर भी फर्श पर बिखरी हुई शराब के अवशेष पीने का निर्णय लिया। उनमें कोई जहर नहीं था। यादों ने नायिका को उस लड़की के प्रति अपनी संदेहास्पद दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। शायद वह तीसरी रानी को अभी तक इतनी अच्छी तरह नहीं जानती थी, लेकिन सब कुछ के लिए आभार से भरी सम्राज्ञी ने इस लड़की के करीब आने का निर्णय लिया, किसी भी कीमत पर। जब उसने अपने रास्ते से सभी बाधाएं हटा दीं और अब क्रिसमस पार्टी का समय आ गया है। लोगों के बीच सम्राज्ञी के बारे में नए अफवाहें फैल रही थीं, उसके बालों के रंग के बारे में शक्तिशाली जादू, और कैसे वह सम्राज्ञी की भूमिका के लिए उपयुक्त थी। और वहां कोई था जो इन अफवाहों से बिल्कुल खुश नहीं था।
एक चौथी रानी जो अपनी दुश्मनी को छुपाने की भी कोशिश नहीं करती, स्वागत समारोह में प्रकट होती है। हमारी नायिका ने केवल अपनी उपस्थिति से सभी उपस्थित लोगों की नजरें आकर्षित कीं और निश्चित रूप से इससे एलिजा का गर्व बहुत हर्ट हुआ। वह तुरंत मुस्कुराते हुए लार्स के पास गई और उसे कुछ काफी हर्टफुल शब्दों से बौना किया। एलिजा ने नायिका को गुस्सा दिलाने का फैसला किया, बिना अपने अपमानों को छुपाने की कोशिश किए, लेकिन लार्स ने आसानी से उसके शब्दों को टाल दिया, उन्हें एक प्रशंसा में बदलते हुए। इससे चौथी रानी और भी अधिक गुस्से में आ गई, जो खुद को नियंत्रित करने में मुश्किल महसूस कर रही थी। इस बातचीत को जारी नहीं रखना चाहती, नायिका ने कहा कि उसे अभी पार्टी आयोजक से मिलना है, जिसके बाद वह चली गई। एलिजा को अपनी नाराजगी के साथ अकेला छोड़ दिया, लेकिन चौथी रानी की रिटिन्यू ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। अंततः एक लड़की ने सम्राज्ञी को ठोकर मार दी और हालांकि शिन ने लार्स को पकड़ लिया, उसने एलिजा के साथियों को याद किया। उस क्षण में पार्टी का आयोजन करने वाली राजकुमारी आई, ताकि हमारी नायिका ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही उसने गर्म अभिवादन का आदान प्रदान किया और भी नाराज लड़कियां उसकी पीठ को घूरने लगीं। सभी स्वागत समारोह में सम्राज्ञी की सुंदरता पर चर्चा की गई, जबकि एलिजा और उसकी मंडली ने उस पर कीचड़ उछाला। वे अपने चारों ओर के लोगों के साथ बातचीत में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने फिर से लार्स को परेशान करने के बारे में सोचा, यह समझे बिना कि इसके लिए उन्हें क्या इंतजार करना पड़ेगा। अपनी दुर्भावना से अंधी होकर वे केवल योजनाएं बना सकीं, वास्तव में कुछ करने में असमर्थ। उन्हें सम्राज्ञी के साथ एक नई मुलाकात का इंतजार नहीं करना पड़ा। वह खुद लड़कियों के पास गई। एलिजा ने आश्चर्य किया कि लार्स हमेशा की तरह मजाक के साथ क्यों आई। इस पर हमारी नायिका ने शांति से उत्तर दिया कि वह बस संवाद करना चाहती थी, हालांकि उसकी नजर चौथी रानी पर नहीं थी, बल्कि उस लड़की पर थी जिसके कारण वह पहले लगभग गिरी थी। अचानक भोज हॉल में एक चीख सुनाई दी। लार्स ने बस अपराधी का मुंह बंद कर दिया, उसे चुप रहने के लिए कहते हुए, और इस चीख का कारण था तेज एड़ी जो उस लड़की की नाजुक त्वचा में धंस गई, जिसने अपने कार्यों के लिए ऐसे परिणामों की उम्मीद नहीं की थी। जब पूछा गया कि उसने क्या किया, सम्राज्ञी ने उत्तर दिया कि वह बस इन लड़कियों को शिष्टाचार सिखा रही थी, क्योंकि उनके लिए सभ्य समाज में इस तरह से व्यवहार करना जारी रखना असंभव था। आप जितने चाहें लोगों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर सकते हैं, एक एक करके रणनीति बदल सकते हैं, लेकिन एलिजा कभी भी सम्राट का ध्यान नहीं पाएगी। आखिरकार उसकी नजरों में इस लड़की का कोई मूल्य नहीं था, जिसे नायिका ने सीधे कहा। गुस्से में आकर चौथी रानी ने लार्स पर कांच का एक टुकड़ा फेंका। उसकी मंडली ने उसे शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यहाँ तक कि उसे भी सम्राज्ञी के साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमारी नायिका किसी भी अपमानजनक शब्दों को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन वह किसी को भी अपने साथ इस तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगी। बिना किसी भावना व्यक्त किए उसने धीरे धीरे पास की मेज से एक चाकू उठाया, यह मानते हुए कि वह ज़ेबोन की पसंदीदा है। एलिजा ने लार्स को भड़काना जारी रखा। उसे विश्वास था कि हमारी नायिका ब्लफ कर रही है और कुछ नहीं करेगी, सम्राट के क्रोध से डरते हुए, लेकिन वह गलत थी। निश्चित रूप से लार्स उस लड़की को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन उसके कपड़े को काटना मुश्किल नहीं था। इन सभी घटनाओं को कई लोगों ने देखा और कोई भी लड़की की मदद के लिए नहीं दौड़ा। उसके अनुयायियों और हमारी नायिका द्वारा चाकू अपने नौकर को सौंपने के अलावा उसने केवल इतना कहा कि एलिजा को ऐसी बातें अपने प्रतिबिंब से आईने में कहनी चाहिए, न कि दूसरों से। अपमानित लड़की केवल गुस्से से पीछे देख सकती थी।
कुछ कर पाने में असमर्थ, और नायिका ने अपना मोनोलॉग जारी रखा, यह कहते हुए कि सम्राट न तो उसकी और न ही एलिजा की रक्षा करेगा, क्योंकि उन दोनों में से वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था। और इसलिए यह स्पष्ट था, अपमानित लड़की के ऊपर ऊंचाई से। ऐसा दृश्य पहले ही अतीत में था, हालांकि इस बार उन्होंने स्थान बदल लिए। इस परिणाम से खुश होकर लार्स ने अपने अपराधी पर दिल से हंसते हुए पार्टी में उपस्थित मेहमानों को एलिजा की अपेक्षाओं के विपरीत सम्राट की तरफ ले जाने के लिए चर्चा की कि चौथी रानी कितनी पैथेटिक थी। हमारी नायिका ने बहुत कुछ सहा है कि किसी रानी के कारण टूटने वाली नहीं है। उसने कहा कि एलिजा कभी भी आ सकती है, परिणाम नहीं बदलेगा, और बाहर से वह जिसके साथ नायिका वास्तव में उलझना नहीं चाहती थी। हो रहा था सम्राट की छठी रानी कैमिला कुजिंस्की। उसने पहले लार्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसने अपनी आगमन को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह इसके बारे में गलत थी। इस बीच रात की चुप्पी पहियों और खुरों की खड़खड़ाहट से टूट गई। सम्राट ज़ेफान पार्टी में आए, यह सोचते हुए कि लार्स रानियों के सामने कैसे व्यवहार करेगी। उसकी नजरों में वह एक नाजुक और निर्दोष लड़की थी, जो शायद ही खुद को बचा सके। हॉल में प्रवेश करते ही उसने तुरंत महसूस किया कि यहाँ कुछ गलत था। स्वागत पूरी तरह से चल रहा था और सभी एक ही जगह इकट्ठा हो गए थे। उसकी नजरें एलिजा पर पड़ी, जो ठीक उसी समय जा रही थी। कपड़े के एक टुकड़े से अपने को ढकते हुए जेवन ने लोगों से यहाँ क्या हुआ है पूछना शुरू किया। बहुत नर्वस होकर लड़कियां जो हुआ उसे समझाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि सम्राट ने खुद को उनके ऊपर समझा और उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। सभी जानकारी उसे उसके व्यक्तिगत सेवकों द्वारा दी गई थी, जिन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि क्या हुआ। जब उसने सब कुछ समझ लिया, एलिजा की गाड़ी पहले ही जा चुकी थी, अपमानित लड़की को ले जाती हुई। सम्राट ने लार्स से यह बिल्कुल नहीं अपेक्षित किया। अब वह वास्तव में इसमें रुचि रखते थे। अब यह स्पष्ट हो गया था कि हमारी नायिका बिल्कुल भी उतनी कमजोर नहीं थी जितना कि पहली नजर में लग रहा था। उसके सामने सभी लड़कियां हतोत्साहित थीं। जब वे एलिजा और कैमिला से मिले, उसने सोचा कि लार्स थोड़ा डराने पर पीछे हट जाएगी, लेकिन हमारी नायिका अपनी पूर्ववर्तियों की तरह नहीं है। वह अपने अपराधियों का सामना सिर ऊंचा करके करती है, बिना पागलपन करने से डरती है। दूसरों के मानकों से सम्राट ने सोचा कि वह उसकी उपस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी। भोज में उसकी नजरें सामान्यतः ठंडी थीं, लेकिन उसके विचारों में वह गंभीरता से रुचि रखते थे। जब उसने लार्स को पाया, वह न तो डरी हुई दिख रही थी और न ही परेशान। उसने अपने गाल पर घाव की ओर भी ध्यान नहीं दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह यहाँ नहीं थी, अपने ही संसार में थी। हालांकि जेवन की उपस्थिति ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। रानी ने यहाँ उससे मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। जब पूछा गया कि उसने यहाँ क्या किया, नायिका ने उत्तर दिया कि सब कुछ ठीक था और सभी उसकी यात्रा से बहुत खुश थे, फटे कपड़े के बारे में बात करने से बचते हुए। फिर सम्राट ने सीधे उससे इसके बारे में पूछा और यह समझते हुए कि इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था, नायिका ने केवल मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसकी आशंकाओं की पुष्टि करते हुए यह स्पष्ट था कि वह अपने आप पर गर्व कर रही थी और इससे जेवन एलिजा को चिढ़ा दिया। युलैन साम्राज्य के साथ व्यापार का 70% नियंत्रण किया, जिसने पहले शारियोट के साथ किसी भी कूटनीतिक संबंध रखने से इनकार कर दिया था। और अब यदि इस घटना के कारण काउंट के साथ संबंध टूट गए, तो युलैन के शासक के साथ भी संबंध टूट जाएंगे। नायिका ने खेद प्रकट करने का नाटक किया और अपनी आंखें झुकाकर माफी मांगी। हालांकि उसने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ एक खेल था और घमंडी नजर से पूछा कि जब जेवोन के पास लार्स है
तो उसे एलिजा की जरूरत क्यों है? उसी क्षण राजकुमारी डॉक्टर के साथ आई, जो सम्राज्ञी के घाव के बारे में चिंतित थी। हालांकि सम्राट ने डॉक्टर को धक्का दे दिया। उसने दवाओं से भरे उसके सूटकेस को फर्श पर गिरा दिया। वह एक ऐसी लड़की को इस तरह की बेशर्मी की अनुमति नहीं दे सकता था जिसने अभी तक अपनी योग्यता साबित नहीं की थी। लेकिन वह पहले से ही यह घोषित कर रही थी कि उसे छोड़कर किसी और की जरूरत नहीं है। चिंतित मेहमान चुपचाप किनारे खड़े थे, डरते हुए कि कोई आवाज न करें, और लार्स, आत्मविश्वास से भरे लार्स ने कहा कि बहुत जल्द सम्राट सब कुछ खुद देखेंगे और समझेंगे। उसकी बातें ज्यादा विश्वास नहीं जगाती थीं। लेकिन ज़ेफुन नायिका की निडरता से बहुत चौंकित था और जवाब नहीं दे सका। और सम्राज्ञी ने शांति से अपनी उंगली से खून पोंछा। यह उसके हिस्से पर एक अप्रत्याशित इशारा था जिसने उपस्थित सभी को और भी अधिक चौंका दिया। उसने धीरे से अपने खून को सम्राट के होठों पर लगाया। पहले से ही चौंकित आदमी ने केवल यह सुना कि उसे धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय बाद नायिका ने दर्पण में कट के स्थान का निरीक्षण किया। शारियोट द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त उपचार जादू के कारण घाव का कोई निशान नहीं था। शिन ने लड़की को बिना किसी भावना के घूरा, लेकिन हालांकि आप उससे नहीं बता सकते। वह उसकी चिंता कर रहा था और साथ ही यह भी प्रशंसा कर रहा था कि उसने सभी समस्याओं का सामना कैसे किया। सम्राज्ञी ने उसकी नज़र को देखा, जिससे यह समझना अभी भी असंभव था कि वह आदमी क्या सोच रहा था। उसने सुझाव दिया कि वह एक हीलर को बुलाए यदि वह भी शार्कनेल से चोटिल हुआ, यह सुझाव देते हुए कि यही कारण था कि वह इतनी करीब से देख रहा था। शिन ने इनकार किया, यह कहते हुए कि यदि मामूली घाव हैं तो वह उनका ख्याल खुद रख सकता है। इस उत्तर से थोड़ी निराश होकर नायिका ने फिर भी उससे बहस नहीं की। नौकर ने विषय बदलने की जल्दी की, यह उल्लेख करते हुए कि लार्स ने उसके साथ जो खिलौना लिया था वह वही टेडी बियर था जिसे निकोल ने फाड़ दिया था। और आदमी ने पूछा कि क्या उसे इसे फेंक देना चाहिए या ठीक करना चाहिए। जितना भी उदासीन लग सकता है, नायिका ने उससे इसे सीने के लिए कहा। स्पष्ट रूप से बचपन की ग्रीवेंसेस को पूरी तरह से छोड़ने में असमर्थ, लार्स ने एलिजा की स्थिति के बारे में पूछा। पार्टी में जो हुआ उसके बाद चौथी रानी ने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक कि नियमित चाय की पार्टियां जो उसने आयोजित की थीं, वे भी बंद हो गई थीं। सम्राज्ञी इस उत्तर से निराश थी क्योंकि उसने थोड़ी और मस्ती की उम्मीद की थी, और अंत में उसने बिना किसी प्रयास के अपनी प्रतिद्वंद्वी को हटा दिया। और चूंकि एलिजा अब कोई समस्या नहीं थी, सम्राट के क्रोध से निपटने का समय आ गया था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि उसके पास ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा हथियार है, उसके पिछले जीवन की यादें। हालांकि उसने दुनिया से कटकर 10 साल बिताए थे। शिन ने उसे सब कुछ बताया। लार्स ने जोर से कहा कि वह उसके कारण जीवित थी, लेकिन आदमी ने इसे नहीं सुना और लड़की ने कुछ नहीं कहने का नाटक किया। हालांकि वह आभारी थी, अब ऐसे विचारों के लिए समय नहीं था। लार्स के अनुसार नजदीकी राज्यों ने हमेशा शारियोट साम्राज्य से डर रखा था, जो सभी अफवाहों का केंद्रीय विषय था। और इस डर का केवल एक कारण था, सम्राट ज़ेफोन, जो मुख्य रूप से अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। मुख्य कारण कि उसके पास इतनी सारी रानियां थीं यह था कि साम्राज्य को किसी तरह कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता थी, और यूलैन के साथ संबंध एलिजा के मातृभूमि में हमेशा से खास तनाव रहा है। और फिर नायिका को कुछ याद आया जो उसकी मदद करेगा। वह एक साथ राजनयिक और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए राजा की गुड़िया को अपने हाथों में पकड़े हुए अपने योजना के बारे में सोचने लगी। आखिरकार किंग यूलिन, जैसा कि उसने अपने पिछले जीवन से जाना था, अतीत में मरने वाला था।
यह घटना सभी लोगों को चौंका देने वाली थी, लेकिन इसे बदलने और इससे लाभ उठाने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। लार्स ने शिन से महल से बाहर निकलने के लिए आवेदन करने को कहा और उसने तैयारी शुरू कर दी, और हमारी नायिका पहले से ही अपनी विजय की उम्मीद कर रही थी, यह जानते हुए कि उसे क्या और कैसे करना चाहिए। इस बीच महल बेचैन था। सम्राट हमेशा की तरह समस्याओं के समाधान के लिए कठोरता से आगे बढ़ा। यही कारण है कि उसके आदेश कभी कभी सामान्य लोगों के लिए अत्यंत खतरनाक होते थे। इसलिए इस बार उसने जहाज के लिए एक बंदरगाह खोजने का आदेश दिया। यह परवाह किए बिना कि क्या यह मित्रवत था, वह इस पर लंबे समय तक नहीं सोच सका, क्योंकि उसके सभी विचार उसकी पत्नी की छवि से भरे हुए थे, जिसने वास्तव में उसे रुचिकर बना दिया था। उसने अपनी उंगलियों के कोमल स्पर्श को याद किया। अपने होठों पर जो खून का लोहे जैसा स्वाद था। ज़ेबोन को अब समझ में आया कि यह लड़की कितनी गहराई से उसके दिमाग में बस गई थी। सम्राट बस हंस पड़ा, यह सोचते हुए कि लार्स अपनी कृपा जीतने के लिए और क्या करेगा, और थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि हमारी नायिका यात्रा पर जाना चाहती थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिरकार गंतव्य युलिन का राज्य है। एलिजा की मातृभूमि घटना के बाद आदमी ने तय किया कि लार्स का लक्ष्य चौथी रानी है। उसने तय किया कि यात्रा का स्थान और समय केवल एक संयोग नहीं था। उसी समय सम्राज्ञी ने कम से कम कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए कहा। उसे एक बयान मिला कि उसका बहुत शांत चेहरा ज़ेबोन को गुस्सा दिला रहा था। लार्स ने कहा कि वह वहां 2 दिनों से अधिक नहीं बिताएगी, और जैसे ही वह अपने सभी काम खत्म करेगी, लौट आएगी। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हमारी नायिका ने सम्राट के सामने यह तथ्य रखा कि वह जाएगी। उत्तर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, क्योंकि सम्राट ने साथ जाने पर जोर दिया, जैसे लार्स ने पहले किया था। उसने बस कहा कि वह उसके साथ जाएगा, और उसने किसी अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया। ज़ेफोन ने नायिका की उलझन को देखते हुए पूछा कि क्या कोई कारण है कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं जाना चाहती, यह समझ नहीं पाते हुए कि ज़ेफोन को इसकी आवश्यकता क्यों थी। नायिका थोड़ी नर्वस होकर सहमत हो गई। उनकी महिमा को याद दिलाया गया कि उसके पास यात्रा की अवधि के लिए पहले से ही एक व्यस्त कार्यक्रम है। लेकिन सम्राट को परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने अपना खुद का कार्यक्रम बनाया, और उसे इसे अपनी इच्छानुसार बदलने की अनुमति थी। और लार्स ने समझने की कोशिश की कि ज़ाफोन क्या कर रहा है, और उसे इस यात्रा की आवश्यकता क्यों है। लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि यह और भी बेहतर था। उसे सम्राट के करीब आने का एक मौका मिलेगा। हमेशा आत्मविश्वासी नायिका निकलने की तैयारी कर रही थी, और साम्राज्यीय जोड़े के बारे में अफवाहें महल में रात बिताने के लिए एक साथ बाहर जाने की फैल गईं, यहाँ तक कि एलिजा के कानों तक भी पहुंच गईं। सभी ने समझने की कोशिश की कि एक आदमी जिसे लोग बर्फ के टुकड़े से तुलना करते थे, ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, क्योंकि इससे पहले वह कभी भी रानियों के साथ कहीं नहीं गया। कुछ समय बाद नायक युलिन के बाहरी इलाके में एक सराय में पहुंचे, और वहां एक ऐसा तथ्य था जिसने लार्स को नर्वस कर दिया। शांत सम्राट ने उसकी चिंता के कारण पर उदासीनता से देखा। कमरे में केवल एक बिस्तर था, और यह 2 के लिए डिजाइन किया गया था। बस यह स्पष्ट करने के लिए सम्राज्ञी ने पूछा, क्या यह निश्चित रूप से उनका बेडरूम था, और ज़ेफान के लिए एक अलग कमरा नहीं था जिसके लिए। मेजबान ने जवाब दिया कि इसमें कोई गलती नहीं थी, और सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से दाम्पत्य जोड़े के लिए एक कमरा मांगा था। इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल था कि एक ऐसा ठंडा व्यक्ति अचानक उसके करीब आना चाहता था। ज़ेफान ने पूछा कि लार्स को इतना आश्चर्य क्यों हुआ, और उसने प्रतिक्रिया न जानते हुए बस कहा कि सब ठीक है।
समय बीत गया और दाम्पत्य जोड़ा बस एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठा रहा। ऐसी स्थिति ने लड़की को उदास कर दिया। वह अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि जेवोन ने ऐसा क्यों किया। लार्स लगातार अपनी घड़ी की ओर चिंतित होकर देख रही थी। अब उसे यकीन नहीं था कि वह सब कर पाएगी जिसके लिए वह आई थी। उसे यकीन था कि वे अलग कमरों में चले जाएंगे और अब वे एक साथ रात का खाना भी खा रहे थे। हालांकि सम्राट पूरी तरह से शांत था, लेकिन हमारी नायिका के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता और सबसे ज्यादा वह इस सवाल को लेकर चिंतित थी कि केवल एक बिस्तर क्यों है, जबकि जेवन बस चुपचाप लार्स को घूर रहा था, जिससे वह और भी नर्वस हो गई। लड़की अपनी घड़ी को देखती रही, जिसने उसकी ध्यान खींची। सम्राट ने पूछा कि क्या मामला है और वह इतनी देर से किस चीज का इंतजार कर रही थी। लार्स ने सवाल से बचने की कोशिश की, लेकिन ऐसी स्थिति में उसने अपनी सामान्य शांति खो दी और उसका जवाब अविश्वसनीय लगा। जेफान ने लंबे समय से समझ लिया था कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं जाना कि नायिका ने यह सब क्यों शुरू किया। उसने सभी स्थानीय लोगों से पूछताछ करने का आदेश दिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली जो उसे सब कुछ समझने में मदद कर सके। लार्स ने खुद को संभालते हुए यह नहीं दिखाया कि वह कुछ कर रही थी, जिससे सम्राट और भी अधिक भ्रमित हो गया। आदमी की नजर शिन पर पड़ी, जो इस समय अपनी मालकिन के पास था। उसने पूछा, क्या ये दोनों वास्तव में हमेशा साथ रहते हैं? जिस पर नायिका ने जवाब दिया कि यह सच है, क्योंकि शिन ही एकमात्र था जो शुरुआत से ही उसके साथ था। सम्राट ने नौकर के बारे में पूछना जारी रखा। वह हैरान था कि लार्स ने उसे दूसरे देश में ले जाने के लिए चुना, बजाय इसके कि वह अपने लिए एक नौकरानी चुने। ऐसी हरकत से उसने नायिका को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने ऐसी रुचि की उम्मीद नहीं की थी। अगर उसे मौका मिलता तो वह जेफान को थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी। लार्स ने सोचा कि क्या सम्राट, जो अपनी उदासीनता के लिए जाना जाता है, जलन महसूस कर रहा था। हालांकि उसने तेजी से जवाब दिया कि यह सवाल से बाहर था, थोड़ी निराश होकर असफल प्रयास पर। सम्राट ने केवल मीठी मुस्कान दी और अब बिस्तर के लिए तैयार होने का समय था। नायिका, जिसने इस समय घड़ी देखी थी, ने महसूस किया कि उसके लिए समय हो गया है। उसने शिन को गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया, अपनी योजना को लागू करने का इरादा रखते हुए। जब उससे पूछा गया कि वह किस काम के लिए जा रही है, लार्स ने जवाब दिया कि यह बस एक छोटा काम है। वह दरवाजे से बाहर जाने वाली थी, लेकिन फिर उसे रोका गया। जेफान ने उसका हाथ पकड़ लिया, स्पष्ट रूप से उसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वह यह जानने के लिए नहीं था कि लार्स इतनी जल्दी क्यों जा रही थी। इसके बजाय उसने उल्लेख किया कि वे कभी भी एक साथ रात नहीं बिताएं। शादी के बाद यह लड़की के लिए आखिरी चीज थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। आदमी ने उसे बिस्तर पर फेंक दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह मजाक नहीं कर रहा था। लार्स को समझ नहीं आया कि उसके हमेशा उदासीन पति में क्या आ गया है, और उसने स्पष्ट रूप से मामला खत्म करने का इरादा किया। उसने कहा कि पति और पत्नी को रात का आनंद लेना चाहिए, तो क्यों किसी बिंदु पर छोड़ना। लार्स पूरी तरह से यह समझने में असफल रही कि क्या हो रहा था और क्यों जेफॉन इस तरह से व्यवहार करने लगा। लेकिन आइए एक पल के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि उस समय क्या हो रहा था। एक पिछले जीवन में दरवाजे के बाहर की आवाज ने सम्राट को परेशान कर दिया था, जो रात भर काम करने के कारण पहले से ही चिढ़ चुका था। निकोल कमरे में प्रवेश कर गई, हालांकि सेवकों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। जेफॉन ने तुरंत उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ी रही। लड़की ने कहा कि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहना है, जिसे टाला नहीं जा सकता।
उसने एक साथ भोजन में शामिल न होने के लिए माफी मांगने से शुरू किया। निकोल आंसुओं में खड़ी थी, उम्मीद कर रही थी कि सम्राट उसे समझेगा, या बल्कि उसने दिखावा किया कि सब कुछ ऐसा ही है। हालांकि वह हमेशा की तरह ठंडा था और बस अपने काम में लगा रहा, लड़की जो वास्तव में माफी मांगने नहीं आई थी। आगे बढ़ने का फैसला किया। चूंकि प्यारे चेहरे और आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ, उसने जेवॉन से अपने प्यार के बारे में बात करना शुरू किया। रास्ते में एलिजा के उत्पीड़न की शिकायत करते हुए, लेकिन परिणाम वही था, सम्राट के लिए काम स्पष्ट रूप से इस बातचीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह महसूस करते हुए कि वह इस तरह से कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, निकोल ने अधिक निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। अपनी बाहरी वस्त्र को उतारते हुए उसने सम्राट को लुभाने की कोशिश की, यह नहीं समझते हुए कि यह कितना बड़ा गलत कदम था। जेफॉन का हाथ लड़की की ओर बढ़ा, अपनी आकर्षकता में आत्मविश्वासित, हालांकि गले लगाने के बजाय उसने उसे बालों से पकड़ लिया, पूछते हुए कि क्या यह बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण विषय था। उसने उसे आदेश दिया कि वह फिर से बिना बुलाए न आए, अन्यथा निकोल को सजा दी जाएगी, दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाएगा। लड़की समझ नहीं पाई कि उसका योजना क्यों काम नहीं किया, लेकिन उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। सम्राट ने खुद उसकी उदासीनता का कारण समझाया। उसकी नजरों में वह सिर्फ एक और अयोग्य महिला थी, जिसने किसी विशेष जादू का उत्तराधिकार भी नहीं लिया था। जेफॉन के लिए वह एक खाली स्थान थी, जो केवल अपने शरीर के साथ उसे लुभाने की कोशिश कर सकती थी। और अब आइए वर्तमान में लौटते हैं, जहां वही सम्राट अपनी पत्नी को लुभा रहा है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लार्स इस अचानक रुचि का कारण नहीं समझ पाई। और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी उसने अपने पति के साथ रात बिताने की संभावना के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वह समय के बारे में बहुत अधिक चिंतित थी, जो उसके पास बहुत कम बचा था। उसने कम से कम कुछ बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रहा। पहले ठंडा आदमी की नजर अब उसकी पूरी शरीर को जलाने जैसी लग रही थी। उसके हाथ लड़की के बालों को अप्रत्याशित कोमलता से छू रहे थे। जेफॉन दूसरों के प्रति उदासीन हो सकता था, लेकिन यह दिन अलग था। उसने नायिका को मनाने की कोशिश की, हालांकि सीमा को पार किए बिना, लेकिन बिल्कुल किनारे पर। सम्राट ने कहा कि लार्स अपनी कीमत साबित नहीं कर सकती और शांति से जी नहीं सकती अगर वह अब उसकी आत्मा में गिर गई। भले ही उसने सफेद मेरिडियन पर हमले के बारे में झूठ बोला हो, यह उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था। और अगर उसके बाद एक उत्तराधिकारी होता है, तो लड़की की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। आदमी की आकृति सम्राज्ञी की आंखों में परिलक्षित हुई, इतनी करीब और सुखदायक। आपको बस उसकी ओर बढ़ना है, उसके चेहरे को छूना है। शायद यह वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। लार्स सभी के साथ निरंतर लड़ाई से थक गई है, बस शांति से जीने की आवश्यकता है। जेफॉन ने अतीत में कुछ ऐसा ही सुझाव दिया था। उसने नायिका को वह सब कुछ हासिल करने में मदद करने का वादा किया था जो वह चाहती थी। उसे बस उसकी प्रेमिका बनना था, लेकिन तब भी उसने अपने परिवार के प्रति वफादार रहते हुए मना कर दिया। लार्स ने सोचा कि अगर उसने तब सहमति दी होती तो क्या होता। अगर उसने सभी दर को नहीं जाना होता तो क्या होता। क्या वह अपनी अस्तित्व को बढ़ाने में सक्षम होती। एक और दासी बनकर थोड़ी देर और रहना क्या आसान नहीं होता, बस सम्राट के बगल में एक साधारण लड़की बनकर। खैर, शायद यह आसान है, लेकिन यह हमारी नायिका के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक दासी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आसान रास्ता उसके लिए नहीं है। सम्राट ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पेशकश को अस्वीकार किया जाएगा, लेकिन लार्स के पास अभी भी जरूरी काम था और माफी मांगते हुए उसने उस आदमी से दूर हो गई।
हालांकि समय बहुत कम था, फिर भी उसके पास समय था, इसलिए सम्राज्ञी ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच जेफान ने उसे निराश और एक साथ जिज्ञासु होकर देखा। लार्स ने जाने से पहले केवल एक पल के लिए रुका। उसे शुभ रात्रि की कामना करने के लिए सम्राट बस चुपचाप अपनी आंखों से उसका पीछा करता रहा। अंततः लड़की ने कहा कि वह अपने पति को पहले गले लगाएगी, लेकिन केवल तब जब वह मूड में होगी, और इस तरह आदमी अपने विचारों के साथ अकेला रह गया। और वह इस परिणाम से अधिक संतुष्ट था क्योंकि इस तरह यह बहुत अधिक दिलचस्प है। पहले उसने ऐसी लड़कियों से नहीं मिला था जो अपने शब्दों को कार्यों से साबित करने के लिए तैयार थीं और आसान रास्ते नहीं चुना करती थीं। अब जेफान और भी अधिक रुचि रखता था यह जानने में कि लार्स अब क्या करने वाली थी। थोड़े समय बाद सम्राज्ञी की गाड़ी रात की चुप्पी को तोड़ रही थी। पहियों की मापी हुई खड़खड़ के नीचे नायिका ने जो कुछ भी हुआ उस पर विचार किया। उस शाम की घटनाएं अभी भी उसके सिर से नहीं निकल रही थीं, और लार्स के लिए सबसे अप्रत्याशित बात यह थी कि उसने लगभग सहमति दे दी थी। ऐसा नहीं है कि यह उसके पिछले जीवन में उसके साथ नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा अंतर है, यह पहली बार है जब उसे कोमलता के साथ व्यवहार किया गया और साथ ही उसे एक विकल्प भी दिया गया। पहले ऐसा अनुभव केवल एक और दर्द का मतलब था। उदास विचारों को दूर करते हुए लार्स ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी उंगलियों के चारों ओर अपने बालों को लपेट लिया। अपने अनुभवों में डूबी हुई, भले ही वह अतीत के बारे में सोचने से छुटकारा पाने में सक्षम थी। वर्तमान बहुत अधिक रोमांचक था, हालांकि एक पूरी तरह से अलग अर्थ में, लेकिन हमारी नायिका जल्दी से अपने होश में आ गई और उसने अपने चुनाव पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं किया। आखिरकार सम्राट को एक और प्रेमिका नहीं चाहिए थी। नहीं, उसे एक ऐसी महिला की आवश्यकता थी जो अपनी मदद के बिना वह हासिल कर सके जो वह चाहता था। इस बीच शिन ने एक समस्या को देखते हुए गाड़ी रोक दी। रात में एक शोर सुनाई दिया जो अच्छा नहीं लग रहा था। नौकर ने सुझाव दिया कि वे थोड़ी देर और इंतजार करें। इससे पहले कि वे आगे बढ़े, लार्स ने सोचा कि शिन को इतना नर्वस क्या बना रहा है। यह पता चला कि आगे एक और गाड़ी थी जो डाकुओं से घिरी हुई थी। उस समय अपराधियों ने जो कुछ भी वे ले जा सकते थे ले लिया था, जबकि गाड़ी के मालिक कम से कम उन्हें जीने देने के लिए भीख मांग रहे थे। जबकि शिन सबसे अच्छे कार्यवाही के बारे में सोच रहा था। लार्स पहले ही गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। नौकर अपनी मालकिन के व्यवहार से हैरान था और हमारी नायिका उस समय पहले ही समझ चुकी थी कि वह कहाँ जा रही थी। कुछ डाकू स्पष्ट रूप से सम्राज्ञी को डराने में असमर्थ थे। इस बीच एक डाकू रक्तपात से भरा हुआ पहले ही अपनी तलवार उठाकर विक्टिम्स पर पागल नजरें गड़ाए हुए था जो मरने वाले थे। लेकिन आखिरी पल में उसने अपनी आंखों के कोने से एक अजीब चमक देखी। दुर्भाग्य से उस आदमी के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। वह एक माचिस की तरह भड़क उठा, यह समझे बिना कि क्या हो रहा है। डाकू चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्होंने केवल और अधिक साथियों को आग में घिरा देखा। एक वास्तविक अराजकता कार के पास शुरू हुई। लार्स आग से घिरी हुई जो उसके चारों ओर नृत्य करती प्रतीत हो रही थी, अंततः अपराधियों की नजर में आई, यह नहीं जानते हुए कि उन्होंने किससे संपर्क किया। कुछ ने प्रतिरोध करने का निर्णय लिया, लेकिन सम्राज्ञी जो युद्ध के दुखद अनुभव से शिक्षित थी, उनके मुकाबले बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इन पुरुषों के लिए केवल आश्चर्य से उस लड़की को देखना बाकी रह गया जो अचानक प्रकट हुई। उसके बाद वे एक एक करके गिरे। लार्स की जादू में मशालों की तरह जलते हुए लड़की को बोरियत हो रही थी। यह सब ऊर्जा की बर्बादी लग रहा था। युद्ध में भारी लड़ाई के बाद ये डाकू बस कीड़े की तरह लग रहे थे जो उसकी ध्यान देने के लायक नहीं थे।
नायिका चारों ओर घिरी हुई थी, उम्मीद कर रही थी कि कम से कम कुछ लाभ मिल सके। लेकिन यह बेकार था। शायद उसका शरीर युवा हो गया था, लेकिन उसने जो कौशल लंबे समय में प्राप्त किए थे वे उसके साथ बने रहे। आग ने यहाँ तक कि गाड़ी को भी घेर लिया, लेकिन अंदर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि डाकुओं को लार्स ने उन पर प्राकृतिक आपदा अनलीस्ट की। घातक लेकिन अपने तरीके से सुंदर। शिन केवल यह सोच सकती थी कि क्या हो रहा था जब वह डाकुओं के साथ निपट चुकी थी। लार्स गाड़ी के पास गई। उसे पहले से ही पता था कि वह अंदर किसे देखेगी, क्योंकि ये लोग उसके लक्ष्य थे। अपनी पिछली जिंदगी में नायिका ने इस घटना के बारे में अखबार में पढ़ा था, और हालांकि तब अपराधियों को पकड़ लिया गया था। तब बहुत देर हो चुकी थी। जोड़ी अब तक जो हुआ उससे डरी हुई थी। अगर लार्स नहीं होती तो अब तक मर चुकी होती। लड़की ने पीड़ितों को शांत करने के लिए जल्दी की। उसने कहा कि वह बस टहलने आई थी और चिल्लाने की आवाजें सुनी, इसलिए वह मदद करने आई। आभारी लोग उद्धार पर खुश थे, अभी तक यह नहीं जानते हुए कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। एक घमंडी नजर के साथ लार्स ने बचाए गए लोगों का अभिवादन किया, यह दिखाते हुए कि वह उन्हें अभी पहचानती है। आदमी और कोई नहीं बल्कि यूलाने के साम्राज्य का शासक था। लेकिन उसके बगल में खड़ी लड़की उसकी पत्नी नहीं थी, जैसा कि उसकी पिछली जिंदगी में था। राजा ने अपनी प्रेमिका के साथ एक गुप्त तारीख रखी थी, और अगर यह खबर लोगों तक पहुंची और भी अधिक रानी तक, तो आदमी समस्याओं से बच नहीं सकता था। उसने दिखावा किया कि नायिका ने खुद को पहचाना है और वह एक अलग व्यक्ति है, लेकिन लार्स के लिए खुद को पेश करना काफी था, और यह उल्लेख करना कि वे बैरी में एक से अधिक बार मिल चुके हैं, हालांकि तब वह थोड़ी अलग दिखती थी। राजा ने अंततः समझा कि वह किस स्थिति में है। लार्स पहले से अधिक आत्मविश्वासी दिख रही थी और उसके बालों का रंग अब अलग था। हालांकि उसे पहचानना असंभव नहीं था। आदमी को याद आया कि हमारी नायिका हमेशा एक उत्कृष्ट प्रेमिका रही है। हालांकि समाज में उसे एक दुष्ट महिला माना जाता था। राजा नहीं जानता था कि क्या करना है, क्योंकि सम्राज्ञी ने उसकी जान बचाई। लेकिन दूसरी ओर जब वह उसके गुप्त मिलन के बारे में जान जाएगी तो वह उसके लिए एक खतरा बन जाएगी। लार्स ने उसे सोचने का समय दिया और उसने खुद अतीत की घटनाओं को याद किया। राजा के एक गद्दार होने की खबर और अपनी प्रेमिका के साथ मरने की जल्दी से दुनिया भर में फैल गई, एक विशाल संख्या में लोगों को नाराज कर दिया। आदमी ने विषय बदलने की कोशिश की, शारियट साम्राज्य और नई सम्राज्ञी के बारे में बातचीत शुरू की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। नायिका ने सीधे पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार अगर रानी को जो हुआ के बारे में पता चलता है तो आदमी एक साधारण माफी से नहीं बच पाएगा। यूलिन का शासक लार्स से विनती करने लगा कि उसके रहस्य को न उजागर करें। लार्स को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने इशारा किया कि यूलाने और चारियट के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं और इसे ठीक करना अच्छा होगा। उसने राजा को यहीं और अभी सबसे सरल विकल्प पेश किया। नायिका के साथ उनके देशों के बीच सहयोग पर एक समझौता करने के लिए सहमत हुए। इस बीच जाफन लार्स के लौटने का इंतजार कर रहा था, समय बिताने के लिए पढ़ते हुए। जब सम्राट कमरे में लौटे तो पहले से ही काफी देर हो चुकी थी। एक आदमी के मानकों से इंतजार बहुत लंबा था। नायिका इस तथ्य से थोड़ा आश्चर्यचकित थी कि उसकी इतनी देर से प्रतीक्षा की गई। आदमी ने पूछा कि क्या लड़की किसी गुप्त तारीख पर है, जिस पर लार्स ने उसे आश्वस्त किया कि वह बस टहलने गई थी। फिर जाफन ने पूछा, क्या उसके साथ बिताए गए रात से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है। लार्स ने इसका उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। आदमी, जो अभी भी उसकी हरकतों में रुचि रखता था, सवाल पूछता रहा, जबकि लड़की शांति से अपने बाहर के कपड़े उतार रही थी।
उसने सम्राट को एक पत्र या बल्कि युलिन के राज्य के साथ एक समझौता दिया। सम्राट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। कोई भी यूलेन और शारियोट के बीच ऐसा संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। अब उसके पास लार्स के मूल्य को मान्यता देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अब एलिजा वास्तव में आवश्यक नहीं थी और सहयोग की शर्तें बहुत अधिक लाभदायक हो गई थीं। समझौता व्यक्तिगत रूप से राजा के हाथ द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं था। जाफन ने सोचा कि नायिका ने यह कैसे किया। लार्स ने कहा कि यह बस एक संयोग था, लेकिन उसकी आवाज कुछ और ही कह रही थी। सम्राट ने विषय बदल दिया, याद करते हुए कि उसने पहले छोड़ने से पहले क्या कहा था। आखिरकार उसने पहले कदम उठाने का वादा किया था जब वह मूड में थी, और अब यह अच्छा है, तो क्या वह कम से कम एक चुंबन की उम्मीद कर सकती है। सम्राट, जिसने अब तक ऐसी परिस्थितियों में सभी लड़कियों को अस्वीकार किया था, इस बार बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसके अलावा थोड़ी देर पहले वह बस बैठकर इंतजार करने का इरादा नहीं रखता था। लार्स की गाड़ी का पीछा करते हुए एक और गाड़ी पहले से ही तैयार की जा रही थी। सेवक उसके महिमा के आदेश पर चर्चा कर रहे थे। सम्राट ने जानना चाहा कि वह क्या कर रही है, यह डरते हुए कि वह शारियोल के बारे में किसी को जानकारी दे देगी। यदि उसकी संदेहों की पुष्टि होती है तो वह उसे मारने के लिए तैयार था। हालांकि सेवकों ने केवल यह देखा कि लार्स जैसे कि पहले से जानता था कि क्या होने वाला है, राजा यूलेन की मदद के लिए आया। उसने अपने भयानक जादू से अपराधियों का सामना किया और फिर उसने बचाए गए लोगों को धमकी दी। अंततः इस संधि को प्राप्त किया। सेवकों ने पहले ही यह जानकारी जाफन को पहुंचा दी थी, यह न भूलते हुए कि ऐसा लगता था कि लार्स ने वहां सब कुछ योजना बनाई थी। इसलिए अब सम्राट अपनी पत्नी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था और उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह वास्तव में एक साधारण रानी से अधिक मूल्यवान थी। जब उनके शरीर एक दूसरे से जुड़े, उसने सोचा कि क्या वह एक जादूगरनी थी जो उसे मान्यता देने के लिए मजबूर कर सकती थी। रात बीत गई और सुबह की किरणें महल को रोशन कर रही थीं। लार्स ने उसके बालों को संवारते हुए और उसके सभी विचार सम्राट में व्यस्त थे। सुबह वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जाफन न तो नरम हुआ और न ही मित्रवत। वह चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। आखिरकार उसके पास 6 प्रेमिकाएं थीं। शायद वह सिर्फ सम्राट की जांच करना चाहता था। अगर ऐसा है तो यह कम से कम कुछ प्रगति है। हालांकि उस क्षण में क्या उसने वास्तव में देखा कि लार्स के हाथ कांप रहे थे। सम्राट पूरी तरह से अटकलों में खो गई थी और यह उसे निराश कर रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए संघर्ष किया और शिन, जो उसके बगल में खड़ा था, बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि क्या हो रहा है। सबसे अधिक लार्स को इस बात से निराश किया गया कि उसी क्षण में उसने अपनी पिछले जीवन में जो हुआ था उसे याद किया। कुछ भी बदलने में असमर्थ नायिका केवल पछतावा कर सकती थी। भारी विचारों से थककर सम्राज्ञी ने बस आराम करने और देखना तय किया कि आगे क्या होगा। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उसने अपने वफादार सेवक से पूछा कि क्या उसने कभी अपने बालों की चोटी बनाई है। आदमी ने माफी मांगी और कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। हालांकि कुछ क्षणों बाद वह लार्स को एक सुंदर हेयर स्टाइल देने की पूरी कोशिश कर रहा था और इस समय सम्राज्ञी ने सोचा कि रात कैसे भी गुजरे यह मायने नहीं रखता। मुख्य बात यह थी कि उसने पहले ही विश्वासघाती राजा के साथ एक संधि करके अपनी योग्यता साबित करना शुरू कर दिया था। इस क्षण में उसकी सोच को सड़क से आने वाली आवाज ने बाधित किया। यह एलिजा निकली, जिसे बलात् घर भेजा जा रहा था। यूलैन के राज्य में उसकी रिटिन्यू खो गई थी।
लड़कियां नहीं जानती थीं कि क्या करना है अगर चौथी रानी को महल से निकाल दिया गया। एलिजा ने कहना शुरू किया कि सेवकों को सम्राट की रानी के साथ इस तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी बात को सबसे अप्रिय समाचार ने बाधित किया। आदेश स्वयं ज़ेफ़ोन द्वारा दिया गया था। उसने उसे महल से बाहर निकाल दिया। इसलिए अब यूलैन के साथ संबंध स्थापित हो गए हैं और एलिजा की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लड़की ने सेवकों पर विश्वास नहीं किया और उसके महामहिम लार्स से मिलने की मांग करने लगी, जो सब कुछ देख रहा था। उसने नहीं सोचा था कि सम्राट अपनी रानी को इतनी आसानी से छोड़ देगा, लेकिन यह केवल उसके लिए फायदेमंद था। और अपने अब पूर्व प्रतिद्वंद्वी को अलविदा कहकर सम्राज्ञी ने अपनी छुट्टी का आनंद लेना जारी रखा। इस बीच सम्राट सब कुछ पर विचार कर रहा था। उसने उन सेवकों से लार्स के बारे में सीखा जो उसे देख रहे थे। उसे कोई संदेह नहीं था कि वह राजा यूलैन से मिली थी। सम्राज्ञी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे पता था कि गाड़ी पर हमला होगा, और उसकी जादूगरी, जिसके माध्यम से उसने डाकुओं को नष्ट किया, अद्भुत थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय वह अभी भी धमकियां दे रही थी, और इसे किसी भी तरह से आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। जाहिर है कि उसे पता था कि राजा अपनी प्रेमिका के साथ होगा, और कोई नहीं समझ सका कि वह यह योजना कैसे बना सकी। और परिणामस्वरूप यूलिन के राज्य के साथ व्यापार और मित्रता का संधि ज़ेफ़ोन के हाथों में थी। यहाँ तक कि एक भावहीन व्यक्ति जैसे कि वह भी अपने आप को रोक नहीं सका। उसने कल्पना की कि वह और सम्राज्ञी कैसे व्यवहार करते यदि राजा यूलान ने वास्तव में उन्हें एक आमंत्रण भेजा होता। लार्स के बारे में विचार एक के बाद एक उसके मन में चमकने लगे, लेकिन यह एहसास तुरंत नहीं आया। पिछले रात उसने कैसे धीरे से उसका हाथ पकड़ा था, यह यादें उसके मन से नहीं गईं। ज़ेफ़ोन ने अभी अभी देखा कि हर बार जब वह लार्स के बारे में सोचता है तो उसे एक गर्म भावना भर देती है। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसका दिल जोर देकर कह रहा था कि वह लड़की की परवाह करता है। अगले सुबह सूरज ने फिर से चारों ओर सब कुछ रोशन कर दिया। रात के अंधेरे से महल की भव्य दीवारों को तोड़ते हुए एक लड़की नए दिन के लिए तैयार हो रही थी। इस समय सम्राज्ञी के कार्यों को केवल देख रही छठी रानी, हमारी नायिका की सुबह तीसरी बार इतनी सुखद नहीं शुरू हुई। जो भी हो, वह एक बहुत मेहनती व्यक्ति है। एक दिन के बाद जैसे अलार्म घड़ी द्वारा वह वही काम करता है। यह इतना दर्द नहीं देता, लेकिन आप सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते। आखिरकार आज फिर से किसी ने एक बहुत ही अजीब उपहार भेजा है, एक बक्से में एक बिल्ली का शव। यह तब से चल रहा है जब से एलिजा गई थी, और अपराधी अभी तक नहीं मिला है। लार्स ने उन्हें वही करने का आदेश दिया जैसा कि हमेशा होता था। आखिरकार आज फिर से किसी ने एक बहुत अजीब उपहार भेजा, एक बॉक्स में एक बिल्ली का शव। यह तब से चल रहा है जब से एलिजा गई है, और अपराधी अभी तक नहीं मिला है। लार्स ने उन्हें वही करने का आदेश दिया जैसा कि हमेशा होता है। फिर उसने कहा कि हालांकि उसे बिल्लियां खाने की आदत नहीं थी, लेकिन वह इसे पकाने की कोशिश कर सकती है। बेशक यह एक मजाक था, लेकिन शिन को इसका एहसास तब हुआ जब नायिका ने सीधे कहा। सम्राज्ञी ने अपनी पूरी उपस्थिति से दिखाया कि उसके लिए यह कुछ तुच्छ था, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वास्तव में वह खून के केवल दृश्य से ही कांप जाती। अगर यह उसकी पूर्वजन्म की बात न होती, तो युद्ध के दौरान उसने कई शव देखे थे, लोगों और जानवरों के। यह सब तब जारी रहा जब वह कालकोठरी में थी, जहां उसके पास मृत चूहों के शव पड़े थे, और बेरी में, जहां वह अपनी कैद के बाद लौटी थी।
और जहां मृत जानवरों को उसके ऊपर फेंका गया था। लार्स ने बहुत कुछ सहा है और अब शव बस शव हैं, जो ज्यादा भावनाएं नहीं जगाते सिवाय पछतावे के। और अब वह शांतिपूर्वक सोच रही थी कि आगे क्या करना है और दोषी की तलाश कैसे करनी है। इस समय नाश्ता तैयार था, केवल एक छोटे से टुकड़े का स्वाद लेने के बाद। लार्स ने बर्तन एक तरफ रख दिए। उसने रसोई में काम करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करने का आदेश दिया, साथ ही अन्य सेवकों को। जो लोग आए वे स्पष्ट रूप से नर्वस थे, यह समझ नहीं पा रहे थे कि सम्राज्ञी ने अचानक उन्हें क्यों बुलाया। उसने सभी से कहा कि वह एक सलाद का स्वाद लें, जिसे उसने अभी खाना शुरू किया था। सेवक आज्ञाकारी रूप से आदेश का पालन करने लगे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह क्यों आवश्यक था, लेकिन अगले पल उन्हें सब समझ में आ गया। लार्स ने कहा कि यह काफी था और वे जो खाने वाले थे उसे थूक सकते हैं। अब बिल्लियां कम थीं, अब खाने में जहर भी था। सम्राज्ञी ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने मुंह को धो लूं ताकि जहर से छुटकारा मिल सके, और इस दौरान मैं मुख्य सेविका को घूर रही थी। नायिका ने पहले ही समझ लिया था कि दोषी कौन था और उसने सजा में देरी नहीं की। उसने सेविका को स्पष्ट रूप से बताया कि वह सब कुछ जानती है और कुछ नहीं कर सकती, उसे इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। अपने हाथों में थाली लेकर लार्स ने कहा कि इतना खाना बचा था और इसे फेंकना दुखद होगा, इसलिए किसी को इसे खाना होगा। बेहोश सेविका को ले जाया गया। सम्राज्ञी ने कहा कि इतना सस्ता जहर नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। इस बीच शिन ने मजाक में बेहतर जहर खोजने का सुझाव दिया। लार्स ने जवाब दिया कि जब भी आवश्यकता होगी वह तुरंत सूचित करेगी। हमारी नायिका विशेष रूप से चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसे बचपन से ही जहरों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। साथ ही उनके बारे में बहुत सारी जानकारी सीखने के लिए मजबूर किया गया था, और उसने यह सब अपने भाई और बहन के लिए किया था, यह जांचने के लिए कि क्या उनके खाने में जहर था। अचानक नायिका को एहसास हुआ कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सबसे अधिक संभावना वह जिसने मुख्य सेविका के साथ सबसे करीबी संबंध रखा था, जिसने बिल्लियों और जहर का विचार दोनों सोचा था, और जिसने उन सभी को हटाने का प्रयास किया जिनके साथ सम्राट निकटता में थे, अर्थात छठी रानी। जो लग रहा था कि अंततः थोड़ी कार्रवाई करने लगी थी। थोड़ी देर बाद सम्राज्ञी को जहर देने के प्रयास की सूचना ज़ेफोन को दी गई। सेवक ने बताया कि मुख्य सेविका दोषी थी। ज़ेफोन ने तुरंत अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में पूछा, जिसके लिए उसे बताया गया कि उसने ज्यादा जहर नहीं खाया था। पहले टुकड़े को जहरीले खाने को थूकते हुए उन्होंने सेविका के बारे में बताना नहीं भूले, जो अब बेहोशी की स्थिति में थी। यह जानकर कि खाने में जहर था और किसने डाला, इसे सम्राज्ञी ने व्यक्तिगत रूप से पहचाना। ज़ेफोन ने मुस्कुराया, जिसने सभी उपस्थित लोगों को चौंका दिया। सम्राट ने मुख्य सेविका से पूछताछ करने का आदेश दिया। उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्राज्ञी द्वारा पहचाना गया। ज़ेफोन ने मुस्कुराया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सम्राट ने मुख्य नौकरानी से पूछताछ करने का आदेश दिया और फिर उसे हटा दें और लड़की की जांच करने के बाद लार्स के पास अदालत के डॉक्टर को भेज दें। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, आपको बस अधिक पानी पीने की जरूरत है और अगले 3 दिनों तक तनाव नहीं लेना है। बस एहतियात के तौर पर हमारी नायिका ने नहीं सोचा था कि सम्राट एक हीलर भेजेगा और उसे इस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका नहीं पता था। इसके अलावा वह अभी भी जहरों के प्रति प्रतिरक्षित है,
जेल में भी वह जहर से नहीं मरी और यहाँ तक कि पिछले जीवन में भी। नायिका को जहर देने के सभी प्रयास भी लार्स की छठी रानी के थे। अब वह इस बात पर पछता रहा था कि उसने साशा पर संदेह किया। उस समय हीलर के हाथों से गर्म ऊर्जा निकल रही थी। आदमी ने समझाया कि यह शांति का जादू है जो सम्राज्ञी की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आभार के जवाब में उसने केवल कहा कि यह उसका काम है। सम्राज्ञी की शांत स्थिति सुनिश्चित करना। लार्स ने सोचा कि वह कौन है और वह कहां से आया है। शायद किसी राजकीय परिवार का सदस्य जो जादू का उपयोग करता था। और डॉक्टर ने नायिका को साम्राज्य का खजाना कहा और एकमात्र लड़की जो सम्राट की देश चलाने में मदद कर सकती है। उस आदमी के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद सम्राज्ञी ने आमंत्रित सेवकों की ओर मुड़कर देखा, जिन्हें डर था कि उन्हें भी मुख्य सेविका की तरह ही भाग्य का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसके बजाय उन्हें जहर लेने के लिए मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि मिली। लार्स ने यह भी किया क्योंकि ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते थे और अब वे भी आभारी होंगे। सेवकों की सम्राज्ञी के प्रति राय बदलने लगी और अब जब मुख्य सेविका आसपास नहीं थी जो अफवाहें फैलाए, उन्होंने उसकी बेहतर पक्ष को लंबे समय तक देखा। सेवक हमारी नायिका की उदारता पर चर्चा करेंगे। लार्स ने उन्हें देखा और अपनी कार्रवाई के परिणामों से संतुष्ट था। अब महल में काम करने वाले अधिकांश लोग उसके पक्ष में चले जाएंगे। इस बीच छठी रानी सम्राज्ञी से छुटकारा पाने के तरीके के बारे में सोचते हुए उसने उसे एक पत्र लिखा। लार्स को इसकी उम्मीद नहीं थी, खासकर जब अपेक्षित धमकियों के बजाय इसमें रात के खाने के लिए निमंत्रण था। इस रिसेप्शन में हमारी नायिका का क्या इंतजार है?